CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज अप्रैल एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में क्या तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 17,900 की तरफ हम बढ़ गए हैं। अब क्लोजिंग पर नजरें रहेंगी और ऑफ कोर्स अगली सीरीज की भी बातचीत होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस। शुरुआत के बाद एक बार फिर दोपहर बाद जागे बुल्स। निफ्टी 17,900 के करीब। IT शेयरों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी 43,000 पार करने को बेताब। सभी सेक्टर्स हरे निशान में। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी फुल जोश में। HUL का चौथी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन। मुनाफे आय दोनों अनुमान से निकले कम। मार्जिन भी करीब 1% लुढ़का। 4% की वॉल्यूम ग्रोथ से भी निराशा। मैनेजमेंट ने कहा महंगाई की वजह से अनिश्चितता बरकरार। बाजार में आज बजाज ट्विंस का दिख रहा है दमखम। बजाज फाइनेंस के बाद बजाज फिनसर्व के भी अच्छे नतीजे। मुनाफा 30% से ज्यादा उछला। आय भी 25% बढ़ी। दोनों करीब 2.5% ऊपर। और ब्याज दरें पीक आउट होने की उम्मीद से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में फिर दिखी तेजी। ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी का आलम। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, मैक्रोटेक जैसे स्टॉक्स 3% भागे। कंज्यूमर केयर बिजनेस को बेच सकता है रेमंड। गोदरेज कंज्यूमर रेस में सबसे आगे। आज शाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेमंड का शेयर करीब 5% ऊपर। और L&T टेक सर्विसेज के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस से बाजार खुश। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के MD CEO बोले FY24 में 120 करोड़ डॉलर आय का लक्ष्य करेंगे हासिल, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद आज HDFC लाइफ 2.5% नीचे। और कल आएंगे सीमेंट दिग्गज अल्ट्राटेक के चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफे में दिख सकती है 33% की गिरावट। मार्जिन पर भी दबाव मुमकिन, लेकिन रेवेन्यू में दिख सकती है 18% की ग्रोथ। चलिए, सीरीज का आखिरी 1.5 घंटा और इसकी तैयारी करेंगे। यहाँ से मुंबई से मैं और हर्षिता और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे और हमारे गेस्ट को जोड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट का एक टेक्सचर उस पर बात कर लेते हैं। और देखिए हर्षिता, कल एक चीज़ बहुत क्लियर थी। कल जब आपने पूछा था कि क्या करना चाहिए, मैं कहा कैरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कहा सिंपल इस मार्केट में कैरी करिए, क्योंकि अगर किसी कारण से आपको गैप डाउन भी मिला तो वहां पर बाइंग आ जाएगी। और आज का चार्ट, कल का चार्ट मिरर इमेज। मतलब आज सुबह मैं आशीष और नीरज जी बात कर रहे थे तो मैं कहा एक डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है कि एग्जैक्ट कल वाला ट्रेड आज शायद प्ले आउट हो। मार्केट SGX निफ्टी कल भी सुस्त था। एशियन मार्केट्स, US मार्केट्स कल भी सुस्त थे। हम खुले एकदम फ्लैट और वहां से फिर एक तेजी और कमजोर शुरुआत के बाद या सुस्त शुरुआत के बाद एक अच्छा मूव। और आज एक बहुत अच्छी चीज़ है, आज की रैली ब्रॉड बेस्ड है। आप मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, इवन IT ने पार्टिसिपेट किया है आज। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई सीरीज में आप सीरीज का हाई निकाल रहे हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होता है। और आज हमने वही किया। 17,863 आज फाइनली निकाला हमने। 17,900 के एकदम करीब। बैंक निफ्टी 43,000 के एकदम करीब। लास्ट का 1.5 घंटा बचा है, देखते हैं कोई एक्सपायरी मैजिक होता है या नहीं होता है। और मैजिक तो है, अब इस मैजिक में बस 4 चांद लगने हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम अचानक कोलैप्स कर जाएंगे इन द लास्ट 1.5 आवर। और द वेरी फैक्ट कि 17,800 को हम कंसिस्टेंटली होल्ड कर पाए हैं और 17,900 पर सभी की नजरें गड़ी हैं, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली है। लेकिन आज के लिए वो क्रूशियल लेवल क्या होगा जो अगली सीरीज के लिए भी इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकता है? क्योंकि मेरे ख्याल में अनुज, पिछले 4 लगातार सीरीज में हमने नेगेटिव क्लोज दिखाया है और ये उस लगातार 4 महीनों में जो हो रहा है उसको एक ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल हजिता, उस लेवल के हम ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज वो सुबह लेवल मेंशन था 17,863। अब हम 17,887 पर ट्रेड कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। पिछली 4 सीरीज काफ़ी ख़राब रही है मार्केट के लिए। और उसके बाद सीधा इस सीरीज में मेरे ख्याल 1000 पॉइंट की रैली करीब निफ्टी के लिए रही होगी। और पिछली सीरीज में 16,800 वो लेवल था जो हम डिफेंड कर रहे थे। इस सीरीज में हमने 17,800 क्रॉस कर लिया। ये बहुत ही शानदार मूव है मेरे ख्याल से। अब देखिए 17,900 का कॉल राइटर जो है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा
अपने पीछे मुड़ के देख रहा होगा कि वो सेफ है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बिल्डअप हुआ। आज करीब करीब 87 लाख शेयर्स आज ऐड हुए थे ओपन इंटरेस्ट में। इनफैक्ट अब वहाँ पर 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम है। अगर ये 17,912 के करीब निकला तो फिर बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। अगला रेजिस्टेंस वैसे अब 18,032 का है। अब आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या है, ये मैं कल भी मेंशन किया था कि अगर 17,863 निकलेगा उसके बाद सीधा 18,032, और अगर 18,032 आपने क्रॉस कर लिया तो मे बी इवन मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मैं बस एक कॉशन ये कह दूं कि अब मार्केट में एक थोड़ा सा वन वे मूव आ गया है, तो अब थोड़ा सा आज दोपहर को जो भी लेवल मिले 320 पर, उस पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, इवन अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है, और कल आप मार्केट में एक फ्रेश कॉल लीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कल मार्केट आपको बहुत बड़ा गैप अप देगा। ऑलरेडी आज जिस तरीके से मार्केट ने मूव दिखाया और मौके आपको मार्केट फिर से वापस देगा। लेकिन आज देखिए, आज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट में वो है आईटी शेयरों ने आज एक बड़ा रिवर्सल दिखाया है। एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए और उसके बाद आप देखिए इन्फोसिस का चार्ट, ये निफ्टी आईटी देखिए 1% ऊपर है अब। इनफैक्ट आज निफ्टी आईटी ने बैंक्स को आउट परफॉर्म किया है। और इन्फोसिस का चार्ट देखिए, इन्फोसिस लगातार सेल ऑन रैली ट्रेड को रिस्पेक्ट कर रहा था। आज उसने पहली बार बाय ऑन डिप्स को, पहली बार नंबर्स के बाद इन्फोसिस में आज बाय ऑन डिप्स ट्रेड वर्कआउट हुई है। ये एक अच्छा साइन। अब ये सिर्फ एक्सपायरी प्ले है या कुछ और है, ये मुझे लगता है कि कल और मंडे को पता चलेगा, क्योंकि एक दिन से जैसे कहते हैं ना, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। तो देखते हैं ये यहाँ से क्या मूव आता है। प्लस आप आईटीसी का इंट्राडे चार्ट देखिए तो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर देखिए पोजिशनल अप्रोच क्या जबरदस्त यहाँ पर काम किया पोजिशनल अप्रोच ने। अब 43,000 के आप इतना करीब है, 43,000 में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस है। 43,000 का कॉल भी देखिए आप, वहाँ पर भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट, लेकिन अब उसको क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। वैसे ऑलमोस्ट आ गए हैं अब हम वहाँ पर, और 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। 43,050 जो एक सुबह हमारी कमेंट्री में एक चर्चा थी कि 43,050 अगर क्रॉस हुआ तो एक लास्ट रिमेनिंग जो बर्स्ट है, अब एक बर्स्ट वाला मूव बाकी है मेरे ख्याल से, वो अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में आ सकता है। और अगर आ गया तो उस बर्स्ट में प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, क्योंकि ये एक आपके लिए शानदार मौका होगा। और मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ऑल टाइम हाई लगने के अच्छे चांसेस है बैंक निफ्टी के। बस एक चीज़ करें आप, अगर प्रॉफिट नहीं भी बुक करना तो 320 या 325 पर अगर ओवरनाइट रिस्क से बचाने के लिए अपने आप को एक पुट ऑप्शन भली हेज के लिए ले लें आप, अगर आपने पोजिशनल लॉन्ग रखा हुआ है बैंक निफ्टी में। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक लास्ट मूव मार्केट में अभी भी शायद बाकी है। एक लास्ट मूव अभी भी बाकी है, और अप्रैल सीरीज एक थंपिंग नोट पर जाकर इनफैक्ट टिकती हुई दिखाई देगी। वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने एक बार फिर हम लेकर आते हैं कि पिछले 4 सीरीज में हमने क्या देखा है। देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो 430 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद ये अप्रैल वाली सीरीज होगी जहां पर हम एक हायर ग्राउंड पर क्लोज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वीरू, तो बताइए, अब रोल ओवर की पोजीशंस आई एम श्योर और भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही हैं कंपेयर टू यस्टरडे। जी हाँ, निफ्टी में ऑलमोस्ट 53% रोल ओवर, और निफ्टी बैंक में जैसे कि मैं कल भी कहा था, कल भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो था निफ्टी बैंक में वो था करीब करीब 4% का, और आज अगर आप देखें इस वक्त 13% का डाइवर्जेंस हो चुका है, यानी 68% निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक में लॉन्ग रोल ओवर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं, निफ्टी से ज़्यादा हैं। हालांकि निफ्टी में अगर आप देखें शायद थोड़ा सा पिकअप हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे निफ्टी आईटी में थोड़ा सा पुल बैक है, तो निफ्टी के रोल ओवर्स से पिकअप हो जाए, बट अभी लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। रोल ओवर्स में क्या इंप्रेस कर रहा है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें, बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसने पिछले कुछ सेशंस को डोमिनेट किया 91%, एचडीएफसी बैंक 88%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 87%, बंधन बैंक करीब 87% रोल ओवर है, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। एफएमसीजी बास्केट, जुबिलेंट फूड जो कि पुलबैक मोड में पिछले 4 सेशन से आया 90% रोल ओवर, मैरिको में कल का और परसों के स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद 90% रोल ओवर, बर्जर पेंट्स, ब्रिटानिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। एफएमसीजी में ये 4 पॉकेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें तो टाटा कंज्यूमर और आईटीसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स ये 4 स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप आईटी का रोल ओवर लार्ज कैप आईटी की तुलना में कहीं अच्छा कहीं स्ट्रॉन्ग है। उसमें एलटीटीएस, एलटीआई माइंडट्री, एम्फोसिस और कोफोर्ज, इन चारों स्टॉक्स का रोल ओवर जो है वो 80%, 82% प्लस है, एक्सीड कर चुका है। और एनबीएफसीज में एसबीआई कार्ड्स, चोला, मुथूट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में लगभग 90-93% रोल ओवर है। ऑटो में हर्षता एमआरएफ शुरू से लीड कर रहा है, मतलब पिछले 4-5 सेशन से, हालांकि हम ट्रेडिंग में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसका जिक्र बार बार नहीं करते, बट एमआरएफ, भारत फॉर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अशोक लेन डोमिनेट कर रहा है इस बार 85% रोल ओवर। और फार्मा में सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा,
इन दो ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अप्रैल की ये सीरीज इनको बिलोंग करती है। इन दोनों में 90 और 83% रोल ओवर, और ऑरो फार्मा में 85% रोल ओवर। मैं ऑरो की और ग्लेन के जिक्र कर रहा था कि दोनों ने डोमिनेट किया अप्रैल में, और दिवीज लैब में करीब 87% रोल ओवर। ज़्यादा इंप्रेस इस बार एफएमसीजी, बैंकिंग और कुछ फार्मा के स्टॉक्स हर्षदा रोल ओवर की शीट पर आपको इंप्रेस कर रहे हैं। हर्षदा, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स रहे हैं सीरीज में, बाजार को ऊपर ले जाने में। आपके लिए कुछ और काउंटर्स लेकर आते हैं जो आज दरअसल इस ट्रेंड को और भी मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो B2 जिसे हम कहते हैं, बजाज फाइनेंस, नतीजे कल आए और उस पर हमने देखा है मार्केट ने 2.5% तक का थम्स अप दिया। बजाज फिनसर्व फॉलो करता हुआ 2.5% के गेंस, इसके भी नंबर्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यूपीएल में एक पुल बैक है आज, करीब 2% ऊपर ये काउंट है, और हिंडाल्को जैसा ट्रेड भी करीब 1.5% के गेंस दिखाने में कामयाब। तो यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट भी आउट परफॉर्म करता हुआ, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे। मिड कैप आईटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बकेट में है। हाउएवर एलटीआई माइंट्री को आप मिड कैप आईटी नहीं कह सकते, लेकिन नंबर से पहले 4% के गेंस। एलएनटी टेक सर्विसेज में आप देखिएगा, इन्होंने अपने घटाए हुए गाइडेंस को बीट किया, आगे का आउटलुक अच्छा है, 8.5% ऊपर ये काउंटर। सिटी यूनियन बैंक कामकोडी साहब को एक्सटेंशन मिल रहा है अगले 3 सालों का, इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया है, रीअपॉइंटमेंट रादर आरबीआई ने, तो 5.25% ऊपर। और आज हमने फिर देखा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दी है। जो नहीं चला वो आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी लाइफ से बाजार को निराशा हाथ लगी है, 2.5% नीचे। एचयूएल के नंबर्स के बाद 1.5% का करेक्शन, वोल्टास के नंबर्स के बाद यहां पर भी खासा करेक्शन देखने को मिला है। और बाकी फार्मा कंपनियों में इस पूरे महीने भले ही अच्छी तेजी दिखाई हो, लेकिन आज के दिन लूपिन में कुछ करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल है आपके लिए अब तक की स्थिति मार्केट की, और वो ट्रेड्स जहां पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। चलिए अलविदा कह रहे हैं हम अप्रैल के महीने को। एक मजबूत कड़ी रही है ये पूरी सीरीज। अब अगले सीरीज के लिए और आज की क्लोजिंग के लिए क्या हो रणनीति, इस पर बात करेंगे। अरहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी हमारे साथ है फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पैनल तैयार है। प्रकाश गाभा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, आशीष बहेती और प्रशांत सावंत से होगी डिटेल में बातचीत। सिंजीन भी आज रेडार पर रहेगा, नतीजे अच्छे रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से होगी बातचीत आगे के आउटलुक पर। फिर 2:35 पर फोकस रहेगा कल आने वाले नतीजों पर। अल्ट्राटेक के नतीजे आएंगे और साथ ही कुछ मिड कैप कंपनियों में एनबीएफसीज पर फोकस है। एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स पर नतीजे कैसे रह सकते हैं उसकी बातचीत होगी। 2:40 पर 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन प्रशांत देंगे, आशीष बहेती से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, मानस बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी तो हैं ही। आज 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ क्रेडेंट एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ नाइसर शाह जुड़ेंगे, और 3 बजे ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा और इस सीरीज की क्लोजिंग पर नजरें। ओके, चलिए एक काम करते हैं फिर 17,888 निफ्टी पर और 42,948 बैंक निफ्टी पर। क्लियरली वो एक लास्ट कोशिश बेयर्स की कि उन लेवल्स को बचाया जाए, कॉल राइडर्स की 17,900 निफ्टी पर और 43,000 बैंक निफ्टी पर। सक्सेसफुल होगा या नहीं ये अगले सवा घंटे में हमें पता चलेगा। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या बाय ट्रेड होगी इस समय? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और लगता है मुझे लॉन्ग ही होना चाहिए। एमएनएम फाइनेंशियल अच्छा लगता है मुझे। सेटअप के हिसाब से करेक्शन खत्म हुआ, 5-6 दिन का करेक्शन था, 2 दिन से एक अपमूव देखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 256 के आसपास, टॉप होगा 254 एमएनएम फाइनेंशियल पर, टारगेट होगा 264 एमएनएम फाइनेंशियल। ओके, प्रकाश सर की कॉल है एमएनएम फाइनेंशियल्स। याद रखिएगा एमएनएम फाइनेंशियल्स में रोलओवर बहुत स्ट्रांग है। एनबीएफसी स्पेस में इस स्टॉक का रोलओवर ऑलमोस्ट जाता हुआ करीब आप समझ लीजिएगा कि 90% रोलओवर हो चुका है। अभी मैं कोट भी कर रहा था कुछ देर पहले, बहुत स्ट्रांग रोलओवर है। प्रशांत नमस्कार, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरू जी गुड आफ्टरनून, आशीष जी, हर्षदा जी गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। मैं इसी के साथ बना रहा हूँ, करीबन 2770 पे चल रहा है। मैं 2735 2735 स्टॉप लॉस रखूंगा और 2820 तक के टारगेट रखूंगा 2820 तक। ओके, तो ये फिलहाल 2820 के लिए एचडीएफसी लिमिटेड पर एक बाय कॉल। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है।
मेरा समझना है डॉक्टर रेड्डीज इस बार अपने पिछले हाई को भी ब्रीच कर जाएगा और 5050 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो 4860 ये कैश लेवल्स है, 4860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5050 के टारगेट के लिए, और 5000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं मई मंथ का, जो कि 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में, और 150 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके डॉक्टर रेड्डीज, इस पर बाय करना है आपको, कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं मई का 5000 का कॉल ऑप्शन। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित गुड आफ्टरनून। अमित क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय मुझे चोलामंडलम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में हमने एक रनअप देखा था और पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3 दिनों की अगर कैंडल्स देखें तो काफी नैरो रेंज कैंडल्स हैं, और आज हमने स्टॉक में एक बुलिश कैंडल देखा है जो कि एग्जैक्टली 10 डेमा से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो चोलामंडलम में बाई की सलाह 849 का प्राइस है, 865 का टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस लगभग 840 रुपीज के रहेंगे। ओके, चोला आपका कॉल है अमित सेठ जी का एट 84895 पे चोला स्क्रीन पे गया है यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, कोटक महिंद्रा पे बाय कॉल रहेगा, जिस हिसाब से कोटक ने आज पूरे दिन भर ट्रेड किया है और 1900 के ऊपर कंफर्टेबली पूरे दिन सस्टेन किया है। काफी इंप्रेसिव स्ट्रक्चर बन गया है अभी इसका। 1885 का स्टॉप लॉस लगाकर कोटक में खरीदारी की सलाह रही फॉर अ टारगेट ऑफ 1940। तो ये भी एक तेजी वाला ट्रेड कोटक में खरीदारी करके चले। और याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे सैटरडे को आने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है वो पिकअप आता हुआ साफ देखने को मिला है। 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो आज ऑफ कोर्स अगर आप देखें लगभग सभी सेक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेक्टर है जहां पर ज्यादा जोश देखने को मिला है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अगर आप निफ्टी आईटी के दिग्गज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें जिन्होंने निराश किया, वहां पर नेशनल लेवल से रिकवरी आई है, स्पेशली इन्फोसिस, लेकिन उससे बेहतर प्रदर्शन तो ये मिड कैप स्टॉक्स दिखा रहे हैं। एंड आई एम वंडरिंग कि इन्फोसिस ने ऐसा क्या मिस किया जो बाकी सब कंपनियां कर पाई हैं। बिल्कुल, ये इन्फोसिस एक्चुअली बड़ी कंपनी है और काफी उसके ब्रॉड बेस्ड क्लाइंट्स हैं। और इनके क्लाइंट्स में क्या होता है, एक बार आप दिक्कत आ गई तो आप ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत रिप्लेस कर लिया किसी दूसरे क्लाइंट के साथ। मिड कैप आईटी में एक एडवांटेज होती है कि मिड कैप आईटी अपना निश ढूंढ सकता है। अगर एक बैंक में प्रॉब्लम हो दूसरे बैंक के साथ डील कर सकते हैं, जैसे ऐसे बहुत चीज़ें वो कर सकते हैं। प्लस मिड कैप आईटी के पास थोड़े लीवर्स होते हैं क्योंकि बेस छोटा होता है इसके लिए। लेकिन हर्षिता, एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई इस अर्निंग सीजन के बाद कि जो इन्फोसिस ने कहा था वो पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक इतनी वीकनेस नहीं है। मतलब आप कुफोज के नंबर्स देखिए, आप एलटीटीएस के नंबर्स देखिए, इनफैक्ट उससे पहले मैस्टेक के नंबर्स आए थे, मैस्टेक ने शानदार मूव दिखाया था, साइंट के नंबर्स आपने देखे थे, केपीआईटी के नंबर्स देखे थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मिड कैप आईटी में अब तक एक ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने खराब नंबर दिए हों। सारे नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है। और आप मिड कैप आईटी देखिए, अभी भी फॉर एग्जांपल जगह काफ़ी हो गई थी। आप एलटीटीएस का स्टॉक जैसे आज जो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है, उसका हाईज देखिए। एलटीटीएस के हाई मेरे ख्याल 5000 के ऊपर थे। जो उसका 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई तो 4318 था, ऑल टाइम हाई 5000 के ऊपर था। तो काफ़ी गिर चुके थे ये स्टॉक्स और हल्का सा भी एक पॉजिटिविटी आई, हर कोई ओवरसोल्ड था, इसके लिए यहाँ पर बाइंग आ गई। इन्फोसिस कब बॉटम आउट होगा? मेरे ख्याल से आज इन्फोसिस को भी थोड़ा सा मिड कैप आईटी की हेल्प मिल गई। लेकिन इन्फोसिस, मैं एक स्टडी कर रहा था, इन्फोसिस ने पिछले 20 साल में अब से पहले 5 ऐसे ओकेजन्स दिए हैं जहां पर 30 से लेकर 50% तक स्टॉक गिरा है। ये 5वां मौका है। करेक्ट। पिछले जो ये 6वां मौका है, सॉरी, पिछले 5 मौके जो हैं उसमें 3 बार स्टॉक ने विद इन 1 ईयर डबल हुआ और 2 बार स्टॉक पूरे 1 साल फ्लैट रहा। उसमें बस एक फर्क था, वो जो 3 साल स्टॉक डबल हुआ वहां पर वो इतना गिर गया था कि उसकी जो प्राइस अर्निंग्स थी वो 13 टाइम्स आ गई थी, अभी 17 टाइम्स पे है। 2 बार जब 17 टाइम्स पे आया था तो स्टॉक 1 साल तक फ्लैट रहा, उसके बाद डबल हुआ। लेकिन डबल जरूर होता है स्टॉक, अगले साल में नहीं होगा तो 2 साल में होगा। मेरा एक व्यू है कि इन्फोसिस यहाँ से जहां भी बॉटम होगा अगले 2 साल में आपको उसका डबल रेट दिखाई देगा। और उस डबल रेट पे ऐसा नहीं कि इन्फोसिस का पी बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स भी ग्रो होंगी तो भी 22-23 तक ही पहुंचेगा अगर ये 13 टाइम्स पे जाकर बॉटम आउट हुआ तो। लेकिन मिड कैप आईटी ने एक बहुत हद तक इंडियन मार्केट का जो एक डर था कि पूरे के पूरे आईटी नंबर्स खराब आने वाले हैं, एटलीस्ट वो डर संभाला है। एक चीज़ लेकिन मैं कह देता हूँ, ये जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर था, ये
बैंकिंग क्राइसिस वाला था भी नहीं, ये अब आएगा असली जो बैंकिंग क्राइसिस अप्रैल टू जून, उसके नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए और मुझे डर लग रहा है कि इन्फोसिस कहीं शायद Q1 भी खराब ना डिलीवर कर दे, लेकिन मिड कैप आईटी ने एक जैसे कहते हैं कि नर्व्स जो खराब हो गई थी वो काफ़ी हद तक ठीक की है। बट अनुज, क्या Q1 खराब होगा या नहीं वो ऑफ कोर्स देखना होगा, लेकिन आपको याद होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही थी कि मिड मार्च तक सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही थी। सो आई एम होपिंग दैट इन्फोसिस अपना थोड़ा सा जो पाथ से हट गया है वो वापस ऑन ट्रैक है और सिचुएशन यहाँ से वर्सन ना हो सकता है। और इन्फोसिस ने एक अच्छी चीज कर दी, लेकिन हमको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर दिया। मतलब वो हमेशा इन्फोसिस एक्सपेक्टेशंस नीचे ले आए, एक्सपेक्टेशन बहुत खराब, मतलब खत्म कर दी इन्फोसिस ने कि अब मुझसे तो कुछ मत एक्सपेक्ट करिए आप, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, बाकी कंपनियां जो मर्जी कर लें। तो इन्फोसिस में एक एक्सपेक्ट ये है कि अगर इन्फोसिस ने 1 या 2 क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो स्टॉक में फिर एकदम से पंख भी लगेंगे, 10-15% भाग भी जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब आज का दिन तो क्लियरली मिड कैप आईटी का है। जिस तरीके से आज स्टॉक्स भागे हैं मिड कैप आईटी में, और परसिस्टेंट देख लीजिए, कोफोज देख लीजिए, एलटीटीएस देख लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स देख लीजिए, मैं तो सारे स्टॉक्स देख रहा हूँ। मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे आज देख के। बहुत तगड़ा दिन बनता दिखाई दे। तो इसी सेक्टर से अब कुछ ट्रेड्स भी लेना शुरू करते हैं। अमित, एलटीटीएस तो एक अच्छा डिस्कवर ट्रेड हो गया, अब एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स का इंतजार रहेगा। अब ये बताइए 4309 पर ये जो क्लोज बनता दिखाई दे रहा है और रफली 85% का रोल ओवर है, क्या खरीदने के फेवर में है, अगली सीरीज में कैरी करने के फेवर में है आप? डेफिनेटली हर्षिता मैम, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एग्जैक्टली रिवर्सल लिया लगभग 4200 4150 के लेवल में, जो इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम जरूर है, अगर किसी की पोजीशंस है तो बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4400 और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 4250 की तरफ। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं एडवाइस करूंगा क्योंकि 4.25% ऑलरेडी अप है। अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली वापस बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखिए, एकदम से बैंक निफ्टी में एक हल्का सा नॉक। आज बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया एक्चुअली पिछले लगातार कई दिनों से आउट परफॉर्मेंस के बाद, और ये एक्सपायरी प्रेशर या जो मर्जी कहिए आप, स्टॉक्स देखिए 2-3, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। बैंक निफ्टी में लग रहा है कि शायद वो 43,000 वाला कॉल राइटर है, वो शायद उसका दिन पार हो जाए और वो सेफ रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा स्लिप हुआ है 42,854 पर। हालांकि एक्सपायरी वाले दिन कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का ज़रूर हुआ है ऊपरी लेवल से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे स्टॉक्स, एक्सिस बैंक, SBI, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, और लास्ट के जो 5-6 मिनट हैं उसमें सेलिंग प्रेशर आया है ICICI बैंक में। वो स्टॉक भी इस समय मतलब थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का सा फीका जरूर पड़ा है। वीरो जी हाँ, बैंक निफ्टी है देखिए हल्का सा हायर लेवल से करीब 42,874 पे। निफ्टी की आप देखें एक अटैम्प्ट लिया 17,900 की ट्रैजेक्टरी का, लेकिन हल्का सा वहाँ से बैकफुट पे आया। लेकिन थोड़ी देर के लिए इशू को बदलते हैं और ज़रा कुछ फार्मा काउंटर्स पे आते हैं। कल और आज में कुछ फार्मा काउंटर्स में मूव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार ज़रा डॉक्टर लाल पैथलैब लेके आइए, ज़रा थोड़ी सी स्कैनिंग यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब आपकी स्क्रीन पे 1928.90 पे डे हाई पर। ग्लेनमार्क आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, देख लीजिए इस वक्त 549 डे हाई पर, और पिछले 20 मिनटों का स्ट्रेच देखिए। और इनफैक्ट मैं क्या बताता हूँ आपको, ग्लेनमार्क फार्मा में मेरे ख्याल से एक ज़माने बाद शायद ये सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है, 5.25% का। मेरे को नियरेस्ट टर्म में याद नहीं आता, आई थिंक इससे पहले 21 अप्रैल 2020 को, 21 अप्रैल 2020 को, यानी जस्ट एग्जैक्टली जब कोविड-1 ने स्ट्राइक किया था, उस वक्त इतना बड़ा इंट्राडे स्ट्रेच था। उसके बाद ग्लेनमार्क को देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, औरों को देख लीजिए, डॉक्टर लाल पैथलैब को देख लीजिए, सारे के सारे डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। प्रशांत, मैंने आपसे इस ट्रेड पे पहले भी बात की थी, मैंने मानस से औरों के ट्रेड पे पहले बात की थी। इस वक्त जरा ग्लेनमार्क को देखिए, सुबह आशीष बहती से इस ट्रेड पे बात हुई थी, वो सितंबर 2021 का पूरा सप्लाई जोन पार कर गया। रोल ओवर्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, इस वक्त इसका 85% रोल ओवर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और आपका ट्रेड व्यू कोई बन रहा है इस वक्त, स्पेशली मई के किसी ऑप्शन में? जी वीरू जी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और करीबन इसने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इस महीने में ऑलमोस्ट 450 के आसपास से 550, यानी ऑलमोस्ट एक 20% मूव दिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होने के लिए रुकना चाहिए, और इन लेवल पे अगर हम जाके एंटर करें तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होगा। अगर हम आज का लो भी रखना चाहे तो भी मुझे लग रहा है रिस्की। अगर ये थोड़ा कूल डाउन होके 530-35 के जोन में मिल जाए
तो मैं डेफिनेटली इसको 520 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा और होल्ड करूंगा। स्ट्रेंथ बहुत है बट थोड़े डिप के लिए वेट करना चाहिए। ओके देखिए बैंक निफ्टी ने गूगली थ्रू की मैं एकदम से देख रहा था 42,800 की पुट, वो करीब 30 रुपये पर उसने एक स्पाइक दिखाया और एकदम से वो विद इन 2 मिनट्स 30 वाला ऑप्शन 62 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इसे कहते हैं कि थोड़ा सा एक एक्सपायरी रिलेटेड प्ले ज़रूर आया है। एक्सिस बैंक क्लियरली सबसे ज़्यादा ड्रैग उसी स्टॉक ने किया है। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको क्लियरली विजिबल है, स्टॉक इंटरडे लेकर आई है। और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब डे लो पर और करीब डे लो पर, और उसने काफ़ी ड्रैग किया। ये देखिए लास्ट के 5 मिनट में SBI में एक मूव आया, ये थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। गाबा सर, SBI क्लियरली एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, आपके सारे टारगेट्स पे मीट हुए थे, लेकिन पोजिशनली यहाँ पर कोई कॉल? मेरे ख्याल से अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है कि 570 के आसपास था, वहां चला गया। 3 दिन से एक हाई देख रहे हैं 570 पार नहीं कर रहा है क्योंकि थक गया था जब ऊपर ज्यादा आ रहे। मेरे ख्याल प्रॉफिट बुकिंग की जगह सही है, हो सकता है थोड़ा डिप मिले, लेकिन जब ये 570 पार कर लेगा तब फ्रेश बाइंग आएगी। बाइंग स्ट्रक्चर में है लेकिन डिप पॉसिबल है SBI। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए मुनाफा वसूली के संकेत देता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे एक्सिस भी नंबर्स याद रखिएगा, आज मार्केट बंद होने के बाद आएंगे और वो स्टॉक भी थोड़ा सा शांत हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा टेम्पर करता हुआ 878 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज 890 तक की ऊंचाई इसने छुई जरूर है। कुछ और काउंटर्स पर अगर आप ध्यान दें तो HUL ने आज थोड़ा सा अपने लिए मूड बगाड़ा, वरना अगर आप नेस्ले देखें जो कल का आउट परफॉर्मर था उसमें माइल्ड गेन्स अभी भी कायम है। टाटा कंज्यूमर में आप देखिएगा आधे % तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब दिग्गजों की बारी हो चुकी है, अब आने वाले दिनों में फिर आप देखेंगे मैरिको क्या पोस्ट करता है, गोदरेज कंज्यूमर क्या पोस्ट करता है। लेकिन जो पोजीशनिंग अभी तक रही है मानस इन स्टॉक्स में, स्पेशली आपका टाटा कंज्यूमर जो लार्जली एक तगड़ी लीडरशिप कमा चुका है टू नंबर्स, और नतीजों में कमेंट्री भी बहुत स्मार्ट है, फोकस्ड है कि आगे ग्रोथ पर पैसा खर्च करती हुई कंपनी दिखाई देगी। कुछ एक्विजिशंस अगर हो सके तो वो करेंगे, और जो मास मार्केट में है उसमें पिकअप देखने को मिला है। ये 752 पर तो आ गया, अब अगला पड़ाव इसके लिए क्या रहेगा? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। उसका रीजन ये है कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर स्टॉक अब अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो काफी समय के बाद कंफर्मेशन मिला है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का 50 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। मेरा समझना है कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 780-82 तक। तो करंट लेवल से भी 30-40 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। इवन मैं तो समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक करेक्शन आपको शायद ना देखने को मिले क्योंकि आज ही स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 739 का स्टॉप लॉस लगाइए और 775 और 785 के टारगेट सेट करिए। 75-780 के लिए मौका जरूर देखने को मिल रहा है। आशीष बहेती लगे हाथ HUL पर एक व्यू देंगे, क्योंकि नंबर्स में हमने देखा है कुछ निराशा जरूर है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन थी वहां पर एक मिस है, नियरली 1.5% का। होम केयर बिजनेस इनलाइन आया है। ओवरऑल आप देखेंगे 5% तक ही डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, और कंपनी साफ कहती है कि आगे अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो हमारे लिए और बेहतर रहेगा। डिमांड धीरे धीरे करके सही लेकिन लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे कोई थंपिंग कॉन्फिडेंस इनकी कमेंट्री में अब तक मुझे दिखाई नहीं दिया है। अगर किसी की पोजीशन थी उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? आज की जो थोड़ी सी गिरावट है, क्या ये एक लार्जर करेक्शन में कन्वर्ट होगी या फिर बस आज के आज ही है? जी तमाम चार्ट स्ट्रक्चर में वैसा ही है जैसा मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। 200 डेमो 20 डेमो के पास स्टॉक जरूर ट्रेड कर रहा था आज सुबह भी, बट वहीं से स्लिप हुआ। और जिस हिसाब की गिरावट है, हमें लगता है कि अगर आज ये 2450 के नीचे क्लोज देता है तो इसमें फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज इंट्राडे के लिए 2450 का एक एसएल जिनके पास भी लॉन्ग है वो मेंटेन रखें। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें हम 2400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियसली इसे अब ऑब्जर्व करें, संभल कर ट्रेड लेने की जरूरत। अब देखिए 40 रुपए नीचे आ चुका है, 2470 के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अच्छा, हम बात कर रहे थे फार्मा कंपनियों की, और फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली है। एक और स्टॉक जो आज तेजी की तरफ बैठा है वो है सिंजीन। नतीजों के बाद स्टॉक 3% ऊपर है वायदे बाजार के ट्रेड में, और यहाँ पर आप देखिएगा मुनाफे में 21% की बढ़त देखने को मिली। रेवेन्यू 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मार्जिन पर कुछ प्रेशर है। अब
कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर महेश भालगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भालगत साहब, इनफैक्ट आपने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट गाइडेंस दिया था इस साल के लिए उसे काफी बेहतर कर पाए हैं, तो Q4 में ये पुश देखने को मिला है डेफिनेटली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग आपने बेटर अपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है 23 में, FY 24 में स्थिति कैसी रहेगी? पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर देखा जाए तो ये महामारी के बाद का ये पहला ऐसा साल था जिसमें महामारी का कोई प्रभाव नहीं रहा है, और इसकी वजह से सिंजीन का ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इस साल हमने उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाया है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। हमारे जो अनुसंधान व्यवसाय है, जो रिसर्च बिजनेसेस यानी कि डिस्कवरी सर्विसेज और डेडिकेटेड सेंटर्स है, उसमें काफी निरंतर प्रदर्शन दिखाई दिया है। और ये जो अच्छा प्रदर्शन है डिस्कवरी सर्विसेज में है, मेनली हमारे जो डिस्कवरी केमिस्ट्री में है उसमें अच्छी मांग दिखाई दे रही है हमें, और उसकी वजह से रहा है। और ये सबसे मजबूत कंट्रीब्यूशन था जो हमारा डिस्कवरी सर्विसेज में रहा है। और अगर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, डेवलपमेंट में हमारा जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा है वो है मोस्टली जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके रिपीट ऑर्डर्स की वजह से। आपने गाइडेंस के बारे में भी पूछा है, तो गाइडेंस के बारे में जरा मैं बता दूं। हमने जो गाइडेंस दिया था पिछले साल इस समय पर रेवेन्यू के हिसाब से हमने लो टीन्स का गाइडेंस दिया था। इस बार जो हमारा गाइडेंस है, वैसे तो काफी सारे कंट्रीब्यूशंस है और काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, कॉस्ट इंक्रीजेस है। उसके व्यतिरिक्त हम जो देख रहे हैं अच्छी डिमांड देख रहे हैं, तो हमारा जो राजस्व का गाइडेंस है वो राजस्व का गाइडेंस हाई टीन्स में है। महेश जी, एक और चीज़, जो आपने एक डील साइन की थी एनुअल हेल्थ बिजनेस से जुड़ी कंपनी जोएटिस के साथ, एग्जैक्टली वो डील कैसे चल रही है इस वक्त और क्या स्टेज में है? तो FY 23 में हमने वो डील साइन की, और FY 23 में हमने फैसिलिटी की ऑडिट्स कंप्लीट की है, जिसकी वजह से हम अब कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो कमर्शियल सप्लाईज है ड्रग सब्सटेंस की, वो शुरू कर सकते हैं। वो हमने शुरू की है। तो 23 में जोएटिस के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, पर पूरे साल के लिए नहीं रहे। आगे चलकर FY 24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि हम फुल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जोएटिस के ड्रग सब्सटेंस के लिए। तो 23 से लेकर 24 में वो मेजर चेंज रहेगा, और वो एक्चुअली हमारा जो है ओवरऑल डायरेक्शनल चेंज सिंजीन का उसी तरह से है। जो पहले डिस्कवरी सर्विसेज पे और अर्ली डिस्कवरी पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रहेगा और उसमें एक जोएटिस का ज्यादा योगदान रहेगा। ये जो डेवलपमेंट सर्विसेज का सेगमेंट है, वहां पर किस तरह की बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले साल के लिए? तो डेवलपमेंट सर्विसेज में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि इस चौथे तिमाही हमारा जो डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए अक्सर वो हमारा सबसे बड़ा तिमाही होता है। इस बार भी कोई ये इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। चौथा तिमाही हमारे लिए बहुत मजबूत रहा है। डेवलपमेंट सर्विसेज में हम ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जिन्होंने हमें पहले भी ऑर्डर्स दिए हैं, अब दोबारा आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन क्लाइंट्स के बेसिस पर हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। योगदान डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तो योगदान डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का आगे चलकर डिस्कवरी से ज्यादा रहेगा, ये ऐसा हमारा अनुमान है। और इसके कारण कहीं है, पर एक तो ये है कि जो हमारी फैसिलिटीज है उसमें से कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और क्लाइंट डिमांड जो हम देख रहे हैं उस क्लिनिकल सप्लाईज के लिए वो काफी अच्छा दिख रहा है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक आपके नंबर्स सुनकर और ऑफ कोर्स आगे के आउटलुक पर मजबूत कर रहा है ट्रेड, 3% के गेन्स। हमारे साथ आशीष महेश्वरी इस बीच जुड़ रहे हैं। आशीष जी, कुछ देर पहले हम फार्मा कंपनियों की बात कर रहे थे, सिंजीन के आपने नंबर्स देखे। ऑफ कोर्स बाकी कंपनियों के नतीजे अभी आना आगे बाकी है, लेकिन इस सेक्टर पर आपके क्या विचार है? क्या आप पैसा कमिट कर रहे हैं सिंजीन पर? कोई खास टिप्पणी? जी बिल्कुल, इनफैक्ट
काफी सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में अब इस स्टॉक ने मूवमेंट देना स्टार्ट किया है और हमने देखा पिछले 1 साल में भी जो मूवमेंट था करीब 100 रुपए की टेरिटरी में ये स्टॉक पूरा घूमता रहा है और अब इस टेरिटरी को जो 660 का इसका 52 वीक हाई है उसको ब्रीच करने की तैयारी में है क्योंकि जो जैसा मैनेजमेंट भी कह रहे थे कि कोविड के इश्यूज के बाद में ये एक फुल कंप्लीट ईयर उन्हें ऐसा मिला है काम करने के लिए जहां पर वो अपना जो भी उनके प्रोडक्ट है उसको फ्रीली मार्केट कर पाए तो नंबर्स में बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है और सिंजीत के अलावा भी मेरा मानना है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जिनके नतीजे काफी अच्छे रहने की उम्मीद है जैसे ग्लेनमार्क फार्मा इसी शो में हमने लास्ट वीक बात किया था तब 498 के आसपास का रेट था अब आज देखिए 550 के ऑलमोस्ट आसपास पहुंच गए तो ये जो कंपनियां हैं जिनके कंसिस्टेंट कैश फ्लोज हैं और जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं उनकी तो बिल्कुल डिमांड बनी हुई है और थोड़ा सा जो रिस्क अवर्जन दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिला है तो उसका बेनिफिट यहाँ पर फार्मा कंपनीज को मिल रहा है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और पिछले 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस भी है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां अच्छे नंबर देंगी बिल्कुल उन पर इंस्टीट्यूशनल काफी बाइंग है जैसे ग्लेनमार्क की मैं बात कर रहा हूँ इसके अलावा सिंजीन और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी ये स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए ओके डॉक्टर रेड्डीज और इनफैक्ट यकीन मानिए मैं डॉक्टर रेड्डीज देख रहा था इस वक्त हालांकि सिप्ला बायोकॉन दोनों डी हाई पर है बट डॉक्टर रेड्डीज एक मीनिंगफुल मूव दे रहा है क्या कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज डॉक्टर साहब एक बार डॉक्टर रेड्डीज का जो रोल ओवर रखेंगे स्क्रीन पे लुक एट सिप्ला ये जरा देखिए इंटरटेक्स मैं कह रहा हूँ ना जैसे ही हम इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे मैं स्टूडियो में आ रहा था तभी जो ओआई एडिशंस थे नेक्स्ट मंथ में मई में वो मेरी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल थे 77% रोल ओवर और याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज ने अगर मैं मार्च और अप्रैल की सीरीज दोनों को इंक्लूड करके रखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 17% का स्विंग दिया है और इस स्विंग के साथ और इस प्राइस के साथ अब ये स्टॉक आके खड़ा हो गया है अक्टूबर 2021 के हाइस के पास मतलब के बाद की अगर आप देखिए क्लस्टर के हाइस के पास रोल ओवर 75% हो गए इस पिक्चर एक बार अजंता फार्मा भी लेके आइएगा ये स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ डॉक्टर रेड्डीज पे कॉल आ चुकी है दोबारा रिपीट नहीं करूंगा लेकिन एक टेक चेक लूंगा अजंता फार्मा पे अजंता पे एक टिपिकल फ्लैग सिप्ला डे हाई पर और डे हाई पर अजंता का एक टेक चेक देंगे आशीष बहती जी 1301 डे हाई पर और ये देखिए 17 रुपए ऊपर आपका व्यू इस स्टॉक पे जी वीरेंद्र जी जिस तरह का ब्रेकआउट देखने मिला है और कल ये स्टॉक 20 डेमो तक स्लिप हो गया था वहीं से जो एक कैंडल बनी और एक लंबी विक्स जो क्लियरली इंडिकेट करेगी कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में है और लोअर लेवल्स पे या 20 डेमा के पास में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस स्टॉक में बना हुआ है 1285 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें लगता है कि जो मूव है ये 1330 तक का लेवल दिखा सकता है और अगर 1330 का फर्स्ट टारगेट 1350 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में नहीं जा सकते ओके चलिए तो फिर ये इस समय फार्मा पर कॉल क्लियरली डॉक्टर रेड्डीज एक्चुअली अगर आपने इस चैनल में खासतौर से क्लोजिंग शो में शिरकत की है पिछले एक हफ्ते से तो लगातार मुझे अच्छे से याद है 4600 जिस दिन ब्रेक हुआ था हश्ता उस दिन से वो तेज़ी इसमें हमने कैप्चर की थी और लगातार क्या शानदार मूव्स यहाँ पर बने और अब ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक इस महीने के 2 बिग स्टॉक्स एक बजाज ऑटो और एक डॉक्टर रेड्डीज ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं चलिए अब एक काम करते हैं कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक के नंबर्स आएंगे और यतिन से जान लेते हैं कि क्या यहाँ एक्सपेक्टेड है यतिन गुड आफ्टरनून और कल मार्केट आवर्स में अल्ट्राटेक के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और नंबर्स अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको अच्छी खासी 18% की ग्रोथ दिखेगी रेवेन्यूज लगभग 18,600 करोड़ रुपए के आसपास आने का पोल है और अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत ब्लिप दिखेगा क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर है अगर हम देखें तो फोर्थ क्वार्टर में कॉस्ट प्रेशर ज़रूर रहे हैं चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे वो एनर्जी कॉस्ट हो कोयले के दाम हो तो कहीं ना कहीं उसके वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर बना और डिमांड थोड़ी स्लैक अप हुई उसके वजह से आपको दिखेगा कि एबिटा मार्जिन आपको लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास घटता हुआ दिखाई देगा साल दर साल बेसिस पे एबिटा मार्जिन लगभग 17.5 पौने 18 की रेंज में एक्सपेक्टेड है आने के लिए तो ये एक फिगर रहेगा जहां काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और इसी वजह से आपको प्रॉफिट में भी लगभग 33% की गिरावट दिखेगी प्रॉफिट का अनुमान है लगभग 1755 करोड़ के आसपास जो पिछले साल 2615 करोड़ के आसपास था फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली पैन इंडिया प्लेयर है तो कोई स्पेसिफिक पेन पॉइंट नहीं है
लेकिन हाँ ओवरऑल सीमेंट के दाम जो है Q4 में थोड़े वीक रहे, जिसका इम्पैक्ट आएगा। वाइट सीमेंट बिजनेस और रेडीमेड कंक्रीट, जिसको हम RMC कहते हैं, ये कारोबार में भी कैसी ग्रोथ रही है, ये की मॉनिटरेबल रहेगा। वॉल्यूम नंबर की बात करें तो ग्रे सीमेंट के जो वॉल्यूम है इस क्वार्टर में आपको 15% से बढ़ते हुए दिखाई पड़ने चाहिए, लगभग 30 मिलियन टन के आसपास। और मैनेजमेंट ने काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान भी लाइनअप किया है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने काफ़ी सारी नई कैपेसिटीज़ लगभग 2 मिलियन टन की ऐड की है, तो ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू तो मिलता है, लेकिन मार्जिन प्रेशर की वजह से आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं दिखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उस फ्रंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये बात हुई अल्ट्राटेक सीमेंट की। आशीष महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। अल्ट्राटेक पर व्यू आपका? बट मेरा तो मानना ही रहेगा कि ये वाला जो मार्च क्वार्टर इसमें हाईएस्ट नंबर्स रहेंगे। यदि क्वार्टर ओवर क्वार्टर में देखो इन तीनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में 1700-1800 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो 1500 करोड़ का मुनाफा आया था इससे पहले वाले क्वार्टर में जो जून क्वार्टर था उनका, तो मुझे तो कोई ऐसा निराशा की बात लगती नहीं है नंबर्स में। और जो उनकी रिकॉर्ड सेल थी वो बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगी। थोड़ा मार्जिन का प्रेशर है, बट वो ऑलरेडी हमने प्राइस में फैक्टर इन कर लिया है ऑलरेडी। 7800 से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आ गया है, बट मैं अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये सीमेंट सेक्टर को आगे जाके जो डायरेक्शन देगा ये अल्ट्राटेक का नंबर देगा। मैं सीमेंट सेक्टर पे पहले से भी काफी बुलिश रहा हूँ और अल्ट्राटेक मेरा अभी भी पिक नंबर 1 नंबर 1 पिक, और ये इनफैक्ट बाकी सेक्टर के लिए डायरेक्शन तय करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच वेल्सपन इंडिया के नतीजे आ गए जहां पर एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक कॉर्पोरेट एक्शन का भी अपडेट कंपनी की तरफ से आएगा, तो उस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल स्टॉक 87 के आसपास ट्रेड करता हुआ, मेरे ख्याल में बायबैक पर विचार करने वाले थे। देखते हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट आ रहा है या नहीं। अच्छा, इस बीच चेन्नई पेट्रो स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइएगा, क्योंकि कार्यक्रम के पहले 10-15 मिनटों में नंबर्स आए। अच्छा, उससे पहले 120 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक वेल्सपन इंडिया ला रहा है। सॉरी, मैं जैसे राइट लेफ्ट जा रही हूँ, लेकिन वेल्सपन इंडिया बायबैक की प्राइस इनफैक्ट एक अच्छे प्रीमियम पर आई है। 87 पर ट्रेड कर रहा है। 120 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी बायबैक लेकर आएगी, लेकिन बायबैक का जो साइज है वो 195 करोड़ का ही है। उतना ही पैसा खर्च करने को तैयार है। अब देखते हैं ओपन मार्केट से आएगा, टेंडर रूट से आएगा, लेकिन ये फिलहाल 120 रुपीज प्रति शेयर पर बायबैक ला रहे हैं। स्टॉक उसी पर करेगा। अब फोकस और 2% ऊपर आ गया है। कमिंग टू चेन्नई पेट्रो, जो इस घंटे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। देखते देखते स्टॉक इनफैक्ट 8% की तेजी दिखा रहा है। नंबर्स के बाद ही ये बड़ा मूव देखने को मिला है। और यहां पर अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे, मेरे ख्याल में 1000 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। और ऑफ कोर्स बाकी पैमानों पर भी यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो चेन्नई पेट्रो, मैं आपको नंबर पढ़ देती हूँ। 1013 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 12% बढ़ा, एबिटा 434 करोड़ का 1600 करोड़ हो गया। तो अब देखिए किस तरह के नंबर्स में इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। गाबा साहब, एक तो चार्टिकली क्या स्थिति बन रही है आज के इस बड़े मूव के बाद, वो बताइएगा। और फिर मैं आशीष महेश्वरी से पूछूंगी कि फंडामेंटली क्या ये नंबर सस्टेन कर पाएगी कंपनी। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? लगभग 300 पर तो पहुंच ही गया ये। बिल्कुल 300 पर पहुंच गया, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट देखता हूं मैं चेन्नई पेट्रो का, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बना है 250 के आसपास। उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 350, और 300 का जो आंकड़ा है राउंड फिगर है, इसको पार करना जरूरी है। अब भी ले सकते हैं, किसी को लेना है, स्टॉप बहुत टाइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर कल मार्केट अपमूव मिला तो अपमूव बहुत अच्छा मिलेगा। स्टॉप होना चाहिए 288 का, बस कंटिन्यू लॉन्ग चेन्नई पेट्रो। 288 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग को कैरी कीजिए। बहुत तगड़ी तेजी है, लेकिन क्या ये नंबर सस्टेन कर पाएगी कंपनी Q1 Q2 में? आशीष महेश्वरी, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या सस्टेनेबल है ये नंबर, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शन साल रहा है कंपनी के लिए। आप देखो तो 3500 करोड़ का फुल FY23 का प्रॉफिट रहा है, 4500 करोड़ का मार्केट कैप और 3500 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। और 149 करोड़ का शेयर कैपिटल है, तो जितना स्टॉक प्राइस है उतने की तो EPS कंपनी के ऑलमोस्ट हो जाती है। अब बात यही है कि कितना सस्टेन करता है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस की जो वोलेटिलिटी है वो रिफाइनरी के स्टॉक को हमेशा चेक में रखते हैं। आपने ध्यान होगा MRPL का स्टॉक जब 100 रुपए के ऊपर था तब बहुत उसमें बाइंग हुआ, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां से स्टॉक आधे से भी कम हो गया। तो
थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस वगैरह रख लीजिए, बट नंबर्स काफी बेहतरीन है, ये मानना पड़ेगा। आपने एमआरपीएल मेंशन किया, एमआरपीएल का स्टॉक इस समय तो 58 पर है, लेकिन यहाँ पर भी पंख लग गए हैं, 7.5% की तेजी आ गई। तो चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल दोनों साथ में दिखाइएगा चार्ट, तो आपको दिखाई देगा जो चेन्नई पेट्रो ने अपने नंबर्स पर रिएक्ट किया है वही दरअसल इमिटेट कर रहा है एमआरपीएल का मूव भी। करीब 7% के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ देखते हैं कितने सस्टेनेबल नंबर्स हैं। वीरू जैम चेन्नई पेट्रो 297 और आपकी स्क्रीन पे एक वर्टिकल स्विंग आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली चेन्नई पेट्रो 297.60 करीब 10% ऊपर हो गया अब ये स्टॉक का। अब ये वक्त हो रहा है एग्जैक्टली 242, 4 का चौका। ये हमारा खास सेगमेंट, 4 प्रकार के ट्रेड, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश और साथ ही साथ फंडामेंट कैप कॉल। प्रशांत सावंत जी से शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के। प्रशांत, सस्ता ऑप्शन बताइए, क्या पिक करेंगे आप आज? वीरू जी, एक स्टॉक जिसने बहुत अच्छी डिप ली है और वहां से मूव शुरू हुआ है वो होगा लॉरस लैब्स। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम पकड़ सकता है। इसके लिए 300 एक बैरियर था, 300 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो 310 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है लॉरस लैब्स, ये करीबन 12.5-13 के जोन में चल रही है। यहाँ पे मैं 7.5 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट होगा 20 टारगेट 1 और 24 का टारगेट 2। ओके, चलिए अब एफएनओ सुपरस्टार लेते हैं आशीष बहेती से। आशीष जी, आपकी ट्रेड? जी, डीएलएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से रियलिटी सेक्टर पूरा एज अ सेक्टर बस कर रहा है, डीएलएफ थोड़ा सा लगाड़ रहा है। जनरली डीएलएफ लीड करता है इस सेक्टर को, बट अभी हम देख रहे हैं कॉटेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा मूव आ रहा है। तो डीएलएफ एक अच्छा प्राइस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 412 का एक स्टॉप लॉस लगाना है डीएलएफ में। हमें लग रहा है कि जो मूव है 432 तक के लेवल दिखा सकता है। 432 के लिए डीएलएफ में तेजी। मानस, चार्ट का चमत्कार? देखिए, चार्ट के चमत्कार में आज एक वो स्टॉक है जो हम लोग भूल गए एक्चुअली। पहले तो बहुत कॉल देते थे इस पे, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो 2023 में तो मैंने इसमें कभी रिकमेंडेशन नहीं दिया, 2022 में केवल एक बार रिकमेंडेशन दिया और वो भी सेल रिकमेंडेशन था। तो अब मैं बात कर रहा हूँ भारतीय एयरटेल की। स्टॉक ने बेस बना लिया है 740 के आसपास, और अब कहीं ना कहीं आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट पे क्लियरली दिखेंगे। 100-day मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुका है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब स्टॉक तैयार है यहाँ से करीब 20-25 रुपए का मूव देने के लिए। तो भारतीय एयरटेल पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 774 के रहेंगे और 805 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 790 वाला कॉल ऑप्शन में मंथ का ले सकते हैं, 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 24 रुपए के टारगेट के लिए। जैम, ये स्टॉक आज सीरीज के आखिरी दिन चला है, यकीन मानिए, वरना पूरी की पूरी सीरीज में आपको मैं डेट बताता हूँ। इनफैक्ट इस सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था 27 मार्च को। 27 मार्च को ये अपने सारे एवरेजेस के नीचे था और पूरी सीरीज में 765 के नीचे रहा। बट लास्ट डे यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ कवरिंग आती हुई और उसको माइनस पकड़ते हुए कुछ देर से मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा था। ये भारतीय एयरटेल डे हाई, इनफैक्ट सीरीज हाई पे ट्रेड करता हुआ। आशीष माहेश्वरी जी, आपका मिड कैप फंड है, क्या कैरी करेंगे आप? कुछ दिन पहले मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था आपके चैनल पे, दोबारा रिकमेंड करना चाहूंगा। वो है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और मेरा मानना है पिछले साल में कंपनी का 9 करोड़ का लॉस था और इस साल कम से कम 60 करोड़ के ऊपर का वो प्रॉफिट करेगी। तो 1300 करोड़ मार्केट कैप पे आपको यदि इस कंपनी का 60 करोड़ कमाने वाली कंपनी और ब्रेवरीज सेक्टर में एक अच्छी कंपनी यदि मिलता है तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। डिस्टिलरीज आपने बस बोला और नतीजे भी आ गए हैं। मुनाफा 6.3 करोड़ से बढ़कर लगभग 16 करोड़ पर आया। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम इसकी बात कर रहे थे कि इनकी एक सब्सिडरी है वुड पैकर और वो दरअसल एक नई कैपेसिटी खोल रही थी कर्नाटक में समर सीजन में बियर के प्रोडक्शन को और भुनाने के लिए। लेकिन ये फिलहाल सोम के नंबर्स और सोम आपने पिक किया है, शांत है लेकिन आपको भरोसा है। यह आशीष महेश्वरी की पिक आपके लिए। मैं सारे वो ट्रेड्स रिकैप कर देती हूँ, फिर कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। प्रशांत सावंत ने सस्ता ऑप्शन दिया लॉरस लैब में। लॉरस के नंबर्स का इंतजार है, उससे पहले एक ट्रेड आ रहा है और ये आप खरीदिएगा 310 वाला कॉल। याद रखिए आप मे सीरीज में ट्रेड लेंगे, 20 टारगेट रहेगा, 24 तक भी जा सकता है। 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं पर आशीष बहेती ने डीएलएफ पिक किया है। 432 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड ये दे रहे हैं।
मानस ने कहा भारती कई दिनों बाद रेडार पर आया, लेकिन कुछ तो पक रहा है इधर, तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। 805 का टारगेट है, 774 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें। और आशीष महेश्वरी का फोकस और या फिर नजरे सोम डिस्टिलरीज पर 171 के आसपास ये ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स आपके लिए। अच्छा, इस बीच जो डिप देखने को मिला था निफ्टी बैंक में, उससे कुछ रिकवर होकर हम 42,900 पर आ गए हैं और निफ्टी वहीं 17,885 के रेंज में ट्रेड करता हुआ। मुझे लग रहा है आज कोई 3 PM मूव लगेगा नहीं, कुछ फीलिंग आ रही है वो जो पिछली बार एक फीलिंग आई थी, पिछले हफ्ते याद होगा आपको, बहुत अच्छी एक ट्रेड पकड़ी थी हमने। आज मुझे लग रहा है मार्केट जो है इसी रेंज में रहने वाला है। निफ्टी शायद 17,900 के आसपास और बैंक निफ्टी यही 42,900 से 43,000 की रेंज में शायद घूमे। और क्योंकि बैक टू बैक मुझे लग रहा है 3 PM मूव थोड़ा टफ है। आज शायद मार्केट ऑप्शन राइटर्स को जोन को रिस्पेक्ट करे, शायद 17,900 डिफेंड हो जाए और 43,000 डिफेंड हो जाए। मैं लग रहा है ऐसा। ऑब्वियसली मार्केट का मूड माहौल कुछ भी हो सकता है, तो 3 PM पे रिविजिट कर लेंगे। लेकिन डेटा देख के आज ये फीलिंग आ रही है कि आज शायद मार्केट कुछ खास ना करें, 3 PM पर ज़्यादा मूव ना दिखाए। लेकिन अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म पिक्चर भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्रेडेंट एसेट मैनेजमेंट के नायसर शाह जुड़ रहे हैं। नायसर को मार्केट में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और उनसे बात करेंगे कि इस मार्केट साइकिल में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नायसर, गुड आफ्टरनून। बताइए, जो करंट मार्केट साइकिल है उसके हिसाब से हम कहाँ प्लेस्ड हैं इस समय? आपको क्या लगता है इस लेवल पर इन्वेस्ट करके अगले 2-3 साल में पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का? गुड आफ्टरनून। तो हमने देखा है कि लास्ट 15-18 महीने में इंडियन मार्केट में टाइम करेक्शन अच्छा हुआ है। हम लोग ने ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है और हमारी कंपनी के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो जो टाइम करेक्शन हुआ है उसके बाद वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए। आप फॉरवर्ड पी अर्निंग्स पे देखोगे तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो यहाँ आप निवेश करेंगे तो अगले 3 या 4 साल में यहाँ से अच्छे रिटर्न बनेंगे निवेशकों के लिए। ओके, तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर पहले बात करें, कुछ कंपनियों की बात करेंगे हम, लेकिन आईटी में खासतौर से इस समय काफ़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स के बाद एक काफ़ी डी रेटिंग देखी थी हमने, लेकिन मिड कैप आईटी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? तो आईटी सेक्टर में देखेंगे तो इन्फोसिस के Q4 गाइडेंस उन्होंने रिलीज किया और FY24 का गाइडेंस भी उन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव दिया है। बाकी अब मिड कैप आईटी में देखोगे तो मास्टेक, सायन, कल फिर KPIT, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, IT और ER&D में तो बाहरी 1-2 कंपनीज के अलावा हम लोग ने बाय एंड लार्ज देखे तो नतीजे अच्छे आए। और नॉट ओनली द नंबर्स, उन्होंने जो गाइडेंस दी है KPIT या L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और HCL टेक टू सम एक्सटेंट, तो गाइडेंस भी उनके अच्छे हैं। तो आईटी में हम लोग ने CY21 एंड तक बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट में रिटर्न बने। फिर अट्रिशन रेट बढ़ गया, कंपनी के मार्जिन अंडर प्रेशर में आए और लास्ट फ्यू क्वार्टर से बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, बिकॉज यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट, तो यहाँ रिसेशनरी टॉक्स चल रहे हैं। तो सबको फियर है कि टैक्स स्पेंडिंग कट होगा तो उससे अपने इंडियन आईटी सेक्टर पे उसका क्या असर होगा। बट तो वैल्यूएशन भी अच्छा करेक्ट हुआ। हम इंडियन आईटी कंपनीज ग्लोबल लीडर है ये स्पेस में, जो हमारा जो कॉस्ट एडवांटेज है वो रहेगा ही। तो ये, और हम सेंटीमेंट बहुत वीक है आईटी सेक्टर में, तो सेंटीमेंट वीक है तो आपको अच्छे वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन आईटी सेक्टर विद अ 2 to 3 year पर्सपेक्टिव। फेयर इनफ। मैं आपसे HUL पर स्पेसिफिकली समझना चाहती हूँ। नाइसर, गुड आफ्टरनून। इनकी जो इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिली है वो सब पार है। कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम्स रूरल मार्केट में अभी भी दबाव में है, लेकिन जो पहले का दबाव था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आईटीसी जो अपनी धुन में चल रहा है और वहां पर ऑफ कोर्स हमने देखा है बहुत तगड़े रिटर्न्स। HUL वर्सेस आईटीसी गोइंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स आईटीसी के नतीजे अभी भी आना बाकी है। आप किस तरह की पोजीशनिंग रखना प्रेफर करेंगे और HUL का ये खराब परफॉर्मेंस क्या एक मौका देगा फिर स्टॉक में और गिरावट का और फायदा उठाने का या नहीं? तो बेसिकली आप देखोगे तो आईटीसी इज मोर ड्रिवन बाय सिगरेट सेक्टर, बल्क ऑफ द प्रॉफिट उनका सिगरेट सेक्टर से आता है। और HUL बहुत डाइवर्सिफाइड FMCG कंपनी है। तो विद इन FMCG सेक्टर भी आप देखोगे तो टाटा कंज्यूमर के नतीजे अच्छे आए हैं,
और फिर नेस्ले के नतीजे भी अच्छे हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी सम डाइवर्जेंस इन कंपनीज परफॉर्मेंस। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले और ये सारी अच्छी कंपनी है, इनमें हमेशा कंसर्न वैल्यूएशन का रहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी रहती है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम होता है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छे रहते हैं, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन। तो उस लिहाज से फिर आपकी प्रेफरेंस क्या है? इफ इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन, व्हाट वेयर वुड यू पार्क योर मनी नाउ? तो कंज्यूमर सेक्टर में आप देखोगे तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक आप देखोगे तो इंडिया का अभी पर कैपिटा इनकम $2,300 है, तो $2,000 के ऊपर जब भी कोई भी नेशन का पर कैपिटा इनकम क्रॉस होता है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम जो होती है उसमें ज्यादा स्पेंडिंग होता है। तो विद इन कंज्यूमर आपको प्ले करना है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी शायद एक बेटर ऑप्शन है वर्सेस कंज्यूमर स्टेपल्स। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर स्टेपल्स में कंपनी अच्छी नहीं है, within that also you have few companies which can do very well if valuations are there in their favor, but consumer discretionary में बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है आगे आने वाले समय में। ओके शाह साहब, लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स और एनबीएफसीज। बैंक्स में आपने मोटा मोटी अगर आप देखें अभी पीएसयू प्राइवेट बैंक के नंबर्स देखे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, अभी पीएसयू बैंक्स के नंबर ड्यू हैं। आई मीन एसबीआई मोरलेस अभी आना बाकी है। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस के अपने नंबर्स देखे, कुछ एचएफसीज के नंबर देखे। अभी मतलब इन अर्निंग्स के साथ हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि इस बार हमें एक हल्का सा सेंस ये है कि शायद ब्याज दरें यहाँ से अब उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ना आगे बढ़ें, या माइट बी दिस माइट बी आई थिंक पॉज एज वेल। आप एग्जैक्टली एनबीएफसीज और बैंक्स में इस वक्त क्या चीज़ करना चाहेंगे? बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो आपने जैसे बोला कि बैंक में नतीजे बहुत अच्छे आए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन होता है वो काफी टाइम से इम्प्रूव होते आ रहे, क्रेडिट कॉस्ट लोन लॉस प्रोविजन है वो भी बहुत कम है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखता है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है, पीपो ग्रोथ अच्छा होता है, और क्रेडिट कॉस्ट में प्रोविजन क्रेडिट कॉस्ट या लोन लॉस प्रोविजन बहुत कम होते हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे आते हैं, उसकी वजह से आरओए बढ़ता है बैंक का और आरओई भी बढ़ते हैं, तो वैल्यूएशन अच्छा इंप्रूव होता है। तो बैंकिंग सेक्टर ने ऑफ लेट अच्छा किया है, बट अभी भी वैल्यूएशन यहाँ इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी आपके फेवर में है। तो और जब तक एनपीएल साइकिल टर्न नहीं होता है, जो हमने पास्ट में देखा कि बड़ा एनपीएल साइकिल इज बिहाइंड अस, तो आने वाले थोड़े समय के लिए बैंकिंग में एनपीएल साइकिल एनपीए नहीं बढ़ के एनपीए कम रहेंगे तो क्रेडिट लॉस कम होगा, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। और जब भी एनपीएल साइकिल आपके फेवर में होता है तो बैंकिंग का वैल्यूएशन भी अच्छा होता है, बिकॉज आपको बुक वैल्यू पे अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि ये बैंक की बुक वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, तो बैंकिंग आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी। और अपने क्रेडिट ग्रोथ में बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में, और बैंक की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, और तो वैल्यूएशन भी इम्प्रूव हो सकते हैं यहाँ से। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें वैल्यूएशन अभी महंगे नहीं है, मतलब एक रीजनेबली प्राइस अगर आप देखेंगे आपको स्पेस लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक इंडिविजुअल स्टॉक पे बात करना चाहूँगा जो कि अब तक बहुत डिलीवर नहीं कर पाया ऑटो स्पेस में। ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, टीवीएस इज डूइंग वेल, हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है, लेकिन जिस स्टॉक की कल अर्निंग्स आई मतलब मारुति, फ्लैट है स्टॉक, बैकफुट पे है, सारा का सारा स्पेस डिलीवर कर रहा है। मार्जिन्स हमने देखे कल उनके थोड़े दबाव में रहे, और अप्रैल से उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए हैं। एग्जैक्टली सर शाह साहब, आपका जो मारुति में प्राइस आउटलुक है वो क्या है इस वक्त, और ना डिलीवर करने का कारण क्या है इस वक्त मारुति के? तो मारुति का मे बी 3-4 years बैक मे बी 17-18 देयर मार्केट शेयर हैड गॉन अप टू 50-52%, और वहीं से मार्केट शेयर कम होकर अभी 40-42% रेंज में स्टेबलाइज हुआ है। मारुति का देखोगे तो विद इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर ऑफ एसयूवी हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन ओवरऑल टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन लास्ट 3-4 years। और मारुति आप देखोगे तो मारुति मार्केट लीडर है कॉम्पैक्ट कार्स में, तो उसकी वजह से बिकॉज एसयूवी का शेयर बढ़ा जहां मारुति थोड़ा वीक प्लेयर है, तो उसकी वजह से मारुति का मार्केट शेयर लॉस हुआ है। और अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, तो वो हिसाब से मारुति थोड़ा उसमें कंपेयर टू अदर कंपनीज, टाटा मोटर का वहाँ डोमिनेंट मार्केट शेयर है, तो मारुति थोड़ा उसमें पीछे चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन में, तो वो एक मारुति का रीजन है। मारुति स्टॉक अच्छा नहीं, बट ऑफ लेट ठीक है। और लास्ट ईयर FY23 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में अच्छा रिबाउंड हुआ था आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सबड्यूड परफॉर्मेंस, तो स्टॉक ने लास्ट ईयर अच्छा किया है। बट जब तक आपका ये एसयूवी वाला जो मारुति का पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ईवी के उसके प्रोडक्ट्स वो सब नहीं होते, तब तक शायद ये आउट परफॉर्मेंस ना रहे।
तो ये मारुति पर एक व्यू आज वाकई में शांत है। अच्छा, इस बीच चेन्नई पेट्रो को एक बार रिविजिट कर रहे हैं। याद होगा नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे और 305 के लेवल्स आ चुका है, 12.5% के गेन्स इस समय स्क्रीन पर, और गाबा साहब का 310 वाला टारगेट वैसे अब काफी अचीवेबल लग रहा है, 307 तक तो पहुंच ही गया है। इस पर नजरें होनी चाहिए। नाइसर, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सरकारी कंपनियां आज ऑफ कोर्स चेन्नई पेट्रो रेडार पर है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में रेलवे स्टॉक्स में भरपूर तेजी देखने को मिली है। पावर कंपनियों में, जिसमें पावर ग्रिड स्पेशली आउट परफॉर्म कर रहा है। आज एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। अब कुछ फंड्स आई अंडरस्टैंड एक थीमेटिक बेसिस पर पीएसयू कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ फ्लो जा रहा है, उनकी तरफ से भी खरीदारी हो सकती है। लेकिन आपका क्या सेंस है इस समय इन सरकारी कंपनियों में, कहां पर आपको ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है अर्निंग्स के लिहाज से भी? सेक्टर्स बोले रेलवेज और डिफेंस वो सब है ना, वो एक फेजेस में चलते हैं। मतलब ऑर्डर बुक अभी अच्छे हैं और तो अभी ऑफलेट स्टॉक्स अच्छे किए, बट अदरवाइज एक लंबा पीरियड भी होता है जहाँ स्टॉक साइडवेज जाते हैं। वो सब तो एक का वो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप हो जाता है कि जो टाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पीएसयू स्टॉक्स पर्टिकुलरली। अच्छा नायसर सर, आईटीसी का जिक्र आपने किया पासिंग में, लेकिन ये जो री रेटिंग हुई है इसमें कितना पोटेंशियल बाकी है आपके हिसाब से? क्या अगले 2-3 साल में ये और कैचअप प्ले करेगा लीवर के मुकाबले? आईटीसी में आपने देखा होगा तो CY21 एंड तक ESG कंसर्न्स के नाम पे बड़ा री रेटिंग हुआ था। कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही चला था, बट जस्ट पी डी रेटिंग हुआ था और एक बार शायद ऑलमोस्ट 6-7% डिविडेंड यील्ड पे भी आ गया था। और कंपनी का भी नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। और एक फेज था जहाँ HUL यूज्ड टू आउट परफॉर्म आईटीसी, और एक था जब आईटीसी यूज्ड टू आउट परफॉर्म। तो एक 15 से 20 में 21 तक का पीरियड था जहाँ आईटीसी का बड़ा री रेटिंग हुआ था ये ESG के कंसर्न्स के नाम पे। अदरवाइज अर्निंग ग्रोथ स्टोरी तो है, उनके एफएमसीजी बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो काफी हद तक री रेटिंग तो हो गया। अभी यहाँ से ज्यादातर थोड़ा स्कोप है पी एक्सपेंशन का, बट मोर और लेस इट शुड डू वेल इन लाइन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से, क्योंकि एक बड़ा री रेटिंग हुआ, जो 21 री रेटिंग हुआ तो वो रिवर्स हो चुका है काफी। स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है, आप लास्ट 15-18 महीने में देखोगे। तो यहाँ से वो अभी अर्निंग ग्रोथ जो होगा वो हिसाब से स्टॉक करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए नायसर, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपना टाइम देने के लिए। आज ये बात हुई नायसर से। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग अपडेट हर्षदा, गोदरेज कंज्यूमर ने अभी बीएससी में एक अपडेट डाला है और उन्होंने ये माना है कि वो जो रिपोर्ट है कि वो, हालांकि रेमंड का उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑब्वियस है कि वो उस पर बात चल रही है। उन्होंने नॉन बाइंडिंग ऑफर सबमिट की है 20 जनवरी को। ड्यू डिलीजेंस पीरियड था 23 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल तक का। तो मोर और लेस इसको देख के लग रहा है कि आज शाम को जो अनाउंसमेंट है वो आ जाने चाहिए। और ये लिख रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो एक्सचेंज को हमको बताना चाहिए था, जो हमने नहीं बताया है। जब भी कोई अपडेट होगी तो हम बता देंगे। तो एक क्लियर है कि ये एक जो मान रहे हैं कि ये जो डील होनी है वो शायद अनाउंस हो सकती है। खबर पक्की है, सिर्फ गरम नहीं, अभी पक्की है। ऑफर दे चुके हैं। हाँ, नॉन बाइंडिंग ऑफर तो दे चुके हैं और ड्यू डिलीजेंस भी कर चुके हैं 23 फेब से 24 अप्रैल तक की, और डिनाई किया नहीं है इन्होंने खबर को। तो इसका मतलब क्लियर है ये कि ये एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अभी गोदरेज कंज्यूमर की तरफ तो से। गोदरेज का स्टॉक और साथ में रेमंड का स्टॉक दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। और रेमंड में ऑफ कोर्स आज ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है vis-a-vis गोदरेज, जो अक्वायरर रह सकता है, जो कंसिडर कर रहा है इनफैक्ट इस समय उन एसेट्स को खरीदने के लिए। हाउएवर आज सुबह में 7% ऊपर था रेमंड, और पिछले एक महीने का चार्ट लेकर आइएगा, लगभग 40% आज इसके पीक पर अगर आप देखेंगे तो 45% तक के रिटर्न्स कमाकर दिए हैं। तो शायद मार्केट को थोड़ी सी भनक थी कि किसी तरह का सौदा होगा, और काफी समय से रेमंड दरअसल कह रहा था कि हम अपने नॉन कोर एसेट से एग्जिट करना चाहते हैं और कंज्यूमर केयर बिजनेस उसमें शामिल है। आशीष महेश्वरी, अब गोदरेज ने भी माना है कि हाँ, हमने ड्यू डिलिजेंस की है। अब वो सौदा फाइनली होगा नहीं होगा, किस वैल्यूएशन पर होगा, उसके डिटेल्स मेरे ख्याल में 3:30 बजे आ जाएंगे। आई डोंट थिंक गोदरेज कंज्यूमर रेमंड की थंडर को इस समय स्टील करना चाहता है। अज्यूमिंग ये हो जाए, आपकी एनालिसिस क्या होगी? ये आज सहमा क्यों हुआ है गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक साथी?
बिल्कुल जो नंबर्स आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे उसके कारण से ही सहमा हुआ है कि सेल्स का 6 टाइम जो 2,500 से 3,000 करोड़ देना है तो काफी सारा कैश बिजनेस में से बाहर चला जाएगा। जरूर आपके पास में एक अच्छा पोर्टफोलियो आ जाएगा क्योंकि जो मेल ग्रूमिंग का जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें कंपनी ऑपरेट करती है जो रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोदरेज कंज्यूमर वीक है और मुझे लगता है कि ये सेल प्रोसीड के बाद में जो मेजर बेनिफिट रहेगा वो रेमंड ही रहने वाला है और टाइमिंग गोदरेज कंज्यूमर पे प्रेशर बना रहेगा। तो गोदरेज कंज्यूमर में मेरी अभी बाय ना करने की सलाह है और रेमंड अभी भी बाय किया जा सकता है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर में बाय ना करने की एडवाइस अभी भी और रेमंड अभी भी बाय किया जा सकता है। देखिए निफ्टी 18,898 और बैंक निफ्टी 42,990। तो अगर कोई मूव आना है 3 PM तो वो अभी आना चाहिए, वरना फिर ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। 42,986 और 17,900 के कॉल पे जैसे हम कह रहे थे काफ़ी बिल्डअप था और 43,000 के कॉल पर काफ़ी बिल्डअप था। तो इसके लिए ये एक जो लेवल्स हैं थोड़े से रेजिस्टेंस बन के रहेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आप मोमेंटम देख रहे हैं, एक बार जरा डिक्सन टेक लेकर आइए। डिक्सन टेक में एक मूव, और अगर आप लार्ज स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली पिछले 1 घंटे में इन्फोसिस ने वापस एक शानदार मूव दिखाया। इन्फोसिस और HDFC बैंक ये दोनों कोशिश कर रहे हैं निफ्टी को 17,900 की हर्डल को पार करा दें। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से होगा और 18,000 के लिए आपको शायद थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आहिस्ता। तो वो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ क्लियरली तो 17,900 बस छूने की कोशिश लगती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बीच लॉरस लैब के नंबर्स आ गए अनुज। प्रशांत का ये सस्ता ऑप्शन वाला ट्रेड था। मुनाफा जो है 103 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन 196 करोड़ की थी, तो वो एक डेफिनेट मिस है। रेवेन्यू भी आप देखिए 1500 करोड़ के अनुमान के सामने कंपनी ने पोस्ट किया 1381 करोड़ का रेवेन्यू। तो ये आंकड़े उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। कुछ और डिटेल्स आना बाकी है कि मार्जिन्स की स्थिति क्या है। एबिटा लेवल पर 393 करोड़ के अनुमान के सामने 285 करोड़ का नंबर, तो ये ड्रास्टिक मिस। और 20% 20.7% के मार्जिन्स जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि 26% पर आएंगे। तो हर पैरामीटर पर, चाहे वो मुनाफा हो, रेवेन्यू हो, एबिटा हो, सब में मिस देखने को मिल रहा है। अब आशीष महेश्वरी, इस स्टॉक को तो पहले भी झटके लग चुके हैं, आपकी एनालिसिस क्या है उस पर मैं आऊंगी। प्रशांत, आपने जो ट्रेड दिया था ये 310 वाला कॉल सजेस्ट किया था, राइट आपने? हर्षदा जी, मैंने 7.5 का स्टॉप लॉस कहा था, ये ऑलरेडी जस्ट उसको टच कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड से एग्जिट हो चुका है। एक्चुअली काफ़ी खराब नंबर्स लॉरस के। प्रॉब्लम क्या है लेकिन लॉरस की, मुझे पिछली बार भी इसके नंबर्स जब बहुत ख़राब आए थे, लेकिन स्टॉक में आप मूव देखिए पहले ही काफ़ी आ चुका है एक्चुअली। ये स्टॉक हस्ता मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में वो बस 1-2 दिन में जो डीवीएस की रैली आई थी उसमें चला था भले, लेकिन 1 महीने पहले करीब 400 रुपये का हुआ करता था ये स्टॉक, ऑलरेडी 291 का है। 3 महीने पहले, एक बार जरा इसका 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, उसमें शायद आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये देखिए 3 महीने पहले करीब 350 रुपये था और 6 महीने पहले शायद मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर था ये स्टॉक, तो काफ़ी मेरे ख्याल से गिर चुका है। कुछ हद तक शायद मार्केट को पता था, ये 6 महीने का मूव देखिए, कुछ हद तक मार्केट को पता था कि शायद इस तरीके के नंबर्स आएंगे, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट किया इस कंपनी ने। पिछले लगातार 3-4 क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रही है। मैं इनफैक्ट यही पूछने वाली थी आशीष महेश्वरी से, बिगड़ क्या रहा है? क्योंकि देखिए 600 वाला स्टॉक पिछले 12 महीनों में जो चार्ट स्क्रीन पर है, अब 300 को भी होल्ड करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है इसे। क्योंकि आप 2-3 क्वार्टर से नंबर देखिए ना कितने खराब आ रहे हैं। इनफैक्ट सितंबर में 233, उसके बाद 203 और अब 103 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसे ही जो उनका कंटिन्यूसली एबिटा मार्जिन में भी और एबिटा पे भी जो प्रेशर बना हुआ है, मतलब 2 क्वार्टर पहले 368 करोड़ का एबिटा था, अब 285 करोड़ का एबिटा है। तो यही सारा स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो मार्केट है एपीआई का जिसमें इनका डोमिनेंस है, वहां पर काफी प्रेशर बना हुआ है अभी भी। तो मेरी सलाह इनफैक्ट निकल जाने की रहेगी, क्योंकि आज 15,000 करोड़ में लॉरेंस लेने की बजाय इससे कहीं बेसिक कंपनी सेम 15,000 करोड़ में मुझे ग्लेनमार्क फार्मा मिलती है, तो मैं लॉरेंस पे क्यों बैट करूं जो 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है और इतने खराब नंबर आ रहे हैं। जैम लॉरस लैब यहाँ पे डिसअपॉइंट करता हुआ याद रखिएगा। लॉरस 290 पे अगर यहाँ पे क्लोज हुआ
तो क्लोज के मुताबिक ये इसका नवंबर 2020 के बाद का सबसे खराब क्लोज, यानी इस एपीआई प्लेयर ने जिसने 21 मई 2020 को 87 रुपए से अपना मूव शुरू किया था और करीब 725 का हो गया था, लगभग 33% रिट्रेसमेंट हायर लेवल, सॉरी 66% रिट्रेसमेंट हायर लेवल से ऑलमोस्ट यहां पर हो चुका है। लॉरस, आपकी स्क्रीन पे बाइसेक्ट हो चुका है 17,900 का क्लस्टर, यानी कल आपने क्लोजिंग के वक्त बाइसेक्ट किया था 17,800 का, मतलब जो उस दिन का सबसे बड़ा कॉल राइटर था, और आज के सबसे बड़े कॉल राइटर को अब आपने क्रॉस कर दिया है। हालांकि वो पैनिक में नहीं होगा अभी इस वक्त, लेकिन दोनों ही इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त 42,983, यानी मात्र 17 अंक दूर 43,000 के आंकड़े से, और निफ्टी करीब 17,906 के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से काम करते हैं, शुरू करते हैं बीटीएसटी ट्रेड का क्रम। मानस, आप ही से शुरुआत करूंगा। आपका कन्विक्शन कॉल कल के लिए क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? डाउ फ्यूचर्स करीब 68 प्लस हैं, हमारे पास यहाँ पे क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। देखिए, इन्फोसिस में खरीदारी करके जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 1220 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, तो इन्फोसिस में खरीदारी करेंगे। 1247 के बराबर चल रहे हैं, 1234 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ 1270 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस में एक बीटीएसटी कॉल है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 17,900 की कॉल में कोई बिल्डअप है नहीं, मतलब कोई ज़्यादा प्रीमियम में जंप है नहीं, क्योंकि ये एवरेज प्राइस ली जाएगी 3 से 3.5 की, और बस अगर 3.25 तक भी बड़ा मूव नहीं आया तो वो कॉल राइटर सेफ होगा। और पैसा बना इस बार हर्षदा पोजिशनल ट्रेड में आपका, अगर आपने लेके रखा निफ्टी, कल कैरी किया होता तो आज और 100 पॉइंट मिले होते। कल लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, कल का इनफैक्ट लो मुझे अच्छे से याद है 17,711 से एग्जैक्ट 200 पॉइंट की रैली निफ्टी ने आपको दी, और बैंक निफ्टी में करीब कल के लो से 650 पॉइंट की रैली आपको मिली है। तो शानदार मूव, और ये 4 ग्रीन कैंडल्स देखिए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर भी ग्रीन कैंडल्स है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 43,000 पर, वो मुझे लग रहा है मे सीरीज में शायद बैंक निफ्टी निकाल देगा। लेकिन आज की स्ट्रेंथ क्लियरली आईटी में, और जिस तरीके से आईटी ने आज रिवर्सल दिखाया है और इन्फोसिस ने जिस तरीके से उसको लीड किया है, उससे बूस्ट को काफ़ी सारा मिलेगा कि शायद मई सीरीज में एक मार्केट का जो पेंडिंग ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ मार्केट एक बार मूव करे। लेकिन बाकी बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं। फिर गाबा सर, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, बाय या सेल? बाय, और वो भी आईटी, क्योंकि सुबह से ही इंडिकेशन दिया था आईटी ने, और अब मैंने चुना है कोफोर्ज। बढ़िया लग रहा है, 4047 पे ट्रेड कर रहा है, ये 4100 पार कर ही लेगा ऐसा लगता है, स्टॉप होगा 4000 का। यस, कोफोर्ज। फोर्ज में एक तेजी का ट्रेड, 2.5% के गेन्स पर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है आज की कमेंट्री के बाद। अमित, आपका ट्रेड? अमित, आप शायद म्यूट पर है। सॉरी, आई एम सॉरी हर्षदा मैम, आई विल गो विद टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में एक अच्छा पुल बैक दिख रहा है। स्टॉक में जो पुल बैक आया था, आज स्टॉक ने अपना 10 डेमा क्रॉस कर लिया है। मोमेंटम अच्छा है, 1132 का प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 1150 के, और स्टॉप लॉस 1120 का रहेगा। टीवीएस मोटर्स, अच्छा टीवीएस मोटर्स का सुबह क्योंकि हमने ट्रेड लिए थे, हमने ये ट्रेड अनुज और मैंने सुबह 9:30 पर भी लिया था, और फिर हमने 10 बजे भी लिया था। टीवीएस 1132 पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार कॉल रही वो सुबह की। प्रशांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी वीरू जी, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लगा है, और ये करीबन 185, 50, 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 182, 182 का, और जो टारगेट में रख रहा हूँ करीबन 190 से लेके 192, 192 के आसपास। ओके, चलिए फिर बीटीएसटी कॉल्स पूरी हुई। अब यतिन के पास चलते हैं एक बार फिर, और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला उन्हें वो जान लेते हैं। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज और हर्षदा। देखिए, जो स्टॉक्स आज डीलिंग रूम्स के फोकस में है उनमें सबसे पहले है ट्रेंट। ये टाटा ग्रुप की कंपनी आज नतीजे पेश करेगी, और उसके पहले काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है स्टॉक में 30 से 40 रुपए की पोजीशनल अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, तो ये एक स्टॉक है जहाँ वो बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा आरबीएल बैंक और जनरल हमने देखा है कि मिड साइज बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आरबीएल बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले 10-15 मिनट में ही लगभग डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डीलर्स जो है मई सीरीज में यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ बायर्स हैं,
और पोजिशनली उनको लगता है कि 165 से लेकर 170 तक के टारगेट्स इस मिड कैप बैंक में आने चाहिए। तो आरबीएल बैंक एक पोजिशनल ट्रेड जो है वो मिड सीरीज के लिए डीलर्स इनिशिएट कर रहे हैं। तो तेजी के ट्रेड्स यहाँ पर आते हुए बैंकिंग स्टॉक्स पर नजरें। आरबीएल बैंक तो डेफिनेटली मेंशन हुआ है। ट्रेंड इनफैक्ट नंबर से पहले भी यहाँ पर काफी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो अब आप कह सकते हैं वो 3PM मूव आ ही गया। अब आ गया वो, अब आ गया, हल्का सा ही सही लेकिन आ ही गया। हल्का है, लेकिन पता है पिछले बार के 3PM मूव इस बार के 3PM मूव में फर्क क्या है हर्षदा? इस बार वो ऑप्शंस में पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि वो इवन अगर आप वो 17,900 की कॉल देख लें, वो 13 रुपए पे, ठीक है आप कह सकते हैं कि 8 रुपए से 13 रुपए हो गई, लेकिन उस तरीके का ट्रैक्शन नहीं आया जो पिछले वीक आया था। इवन अगर आप बैंक निफ्टी की 43,000 की कॉल ले आए, बजरा निफ्टी बैंक की आप 43,000 की कॉल ले आइए, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, तो उसका भी प्रीमियम कोई कुछ खास बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट मात्र 35 रुपये है यहाँ पर प्रीमियम। अब 3PM पे करीब 16 या 17 रुपये था, तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वो जो 12 का 120 130 वाला था वो वाला मूव नहीं है। लेकिन हाँ, क्रॉस तो किया है इसने। अब एडजस्टेड क्लोजिंग मुझे लग रहा है कि निफ्टी में शायद 17,900 के ऊपर आ जाए। बैंक निफ्टी में अभी भी जूरीज आउट कि 43,000 के ऊपर क्लोज होगा एडजस्टेड क्लोज, या 43,000 के नीचे होगा। लेकिन निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। लेकिन जो आज निफ्टी का डिसाइसिव मूव है वो आईटी की वजह से आया। इनफैक्ट एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आई है निफ्टी का, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट को सिर्फ एक लेग का सहारा था, वो था बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर अगर निफ्टी आईटी जुड़ जाए, नंबर 1 कंट्रीब्यूटर आज इन्फोसिस, किसने सोचा होगा ये होगा, लेकिन आज एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी रही हो। 17 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की वजह से ये जुड़ जाए अगर बैंक निफ्टी में, तो वो मुझे लग रहा है 18,035 वाला मामला हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर एक ट्रेंडिंग सीरीज होती है हर्षदा, जैसे अप्रैल की सीरीज ट्रेंडिंग सीरीज रही है अप साइड में, तो अगली सीरीज का पहला दिन नॉर्मली पॉजिटिव होता है। और तो ये एक अच्छे चांस है कि कल भी आपको एक पॉजिटिविटी मिले। इसके लिए मुझे लग रहा कि जो लोग कैरी करना चाहते हैं वो अगर करना चाहें तो हेज कर लें अपने आप को किसी ऑप्शन के थ्रू। लेकिन एक लास्ट 18,032-33 वाला मूव अब ओपन हुआ है, ये जो लास्ट का 3PM हुआ है इसकी वजह से निफ्टी। अनुज, इसमें एक और चीज है, अगर सीरीज का पहले 2 दिन अच्छे होते तो सीरीज का क्लोज बहुत ही सॉम्बर नोट पर होता है, तो वो भी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन आइदर वेज देखिए, हमारा जो लगातार डर था कि हम वो फिर से 17,800 तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे, आज 17,900 को पार कर लिया है और उसी के आसपास ही क्लोज बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मानस बताइए, अब 18,000 तो इनएविटेबल है, लेकिन क्या छाती ठोक कर तेजी करेंगे निफ्टी में? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है। अगर आप पैटर्न को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 17,800 का लेवल ब्रीच हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो आपको एक इनवर्स रेंज पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन ब्रीच हो चुका है। इसके टारगेट अगर हम बात करें तो काफी बड़े आते हैं, तो ऑल टाइम हाई निफ्टी वापस टच कर सकता है। लेकिन लॉजिकली भी देखिए, मैं आपको रीजन बताऊं, मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे निफ्टी के, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है और केवल एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो अगर 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग हमें कल मिल जाती है, तो वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा जो बताता है कि करेक्शन जो 3 मंथ से हम लोग देख रहे थे वो कंप्लीट हुआ और एक नई रैली शुरू होगी जिसपे एक नया हाई बनेगा, और उसमें शायद मुश्किल से 2 मंथ से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मेरा समझना यह है कि बिल्कुल अभी भी तेजी रखनी चाहिए, कभी भी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। इस मूव का जो टारगेट है वो 18,200 के आसपास आता है। इस स्विंग का अपर एज हो सकता है 18,200, ये मानस की टिप्पणी है। क्लोज बेहद शानदार जिस पे हम बढ़ते हुए, और याद रखिएगा ये क्लोज निफ्टी का भी लगभग 20 फरवरी के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर का क्लोज होगा। 43,015 इस वक्त निफ्टी बैंक का लेवल। और एक बार 2-3 स्टॉक्स और ले आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। जरा प्लीज़ आप लेके आइए भारतीय एयरटेल, जो मानस ने कॉल दी थी, अब वो डे हाई पे आके फ्लोट करते हुए शानदार मूव दिया भारतीय एयरटेल ने। लेकिन इट्स आईटी जो कि इम्प्रेस कर रहा है। अच्छा, इसी कार्यक्रम में एक कॉल और गई थी, दैट वाज कोटक महिंद्रा बैंक। मेरे को याद है अच्छी तरीके से, सुबह अनुज और मैं डिस्कस कर रहे थे इसको, और फिर एक कॉल अभी आशीष बहती जी ने भी इस पर दी थी कोटक महिंद्रा बैंक पे। और कोटक महिंद्रा बैंक, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक का हाई अब क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, यस। और इनफैक्ट सुबह हम उस फ्लैग पैटर्न की जो बात कर रहे थे, इनफैक्ट उसका जो हायर एज था वो था 1912। अभी इनफैक्ट मैंने मॉर्निंग में वो लेवल नोट करके रखा हुआ था, 1912 को ही स्ट्राइक करता हुआ। दैट मीन्स टेक्निकली कोटक
दिसंबर 2022 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। यानी एक काफ़ी हद तक सोया हुआ स्टॉक, एक क्लस्टर में घूमता हुआ स्टॉक, एक रेंज में पड़ा हुआ स्टॉक अब एक बहुत स्मार्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, एटलीस्ट ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। अगर हम 43,000 से ऊपर के स्विंग की बात कर रहे हैं तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक नया उसके पास कहीं ना कहीं आम होगा। आशीष बहती जी, कैरी करें आपके उस ट्रेड को, वो आपने लिया था करीब करीब 1904 पे। अच्छा, वो है नहीं मेरे ख्याल से। एक सेकंड थॉट ले लेते हैं उस पर। प्रशांत, ये एक अच्छा क्लोज मानेंगे आप फ्लैग का प्रीएम्प्ट करने के लिए, और क्या कैरी करें इसको अगली सीरीज में भी? जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये क्लोज बहुत अच्छा है और हम कैरी कर सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीबन अभी ये 1940-45 जोन के लिए तैयार होगा। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक का निफ्टी 17,921। अब ये कह सकते हैं हम कि एडजस्टेड क्लोजिंग निफ्टी की आज 17,900 के ऊपर होगी। और देखिए, सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तो हम इस सोच में थे कि 16,800 डिफेंड होगा या नहीं होगा, और सीरीज़ के एंड तक आते आते उससे 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव, करीब करीब 5.5% की रैली निफ्टी में, और इसका मतलब करीब 850-900 पॉइंट हो गए। और बहुत ही क्रूशल लेवल्स को ब्रेक करके हम क्लोज कर रहे हैं 17,900 के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्लोज जो है करीब करीब 43,000 का ही रहेगा। 43,000 से मान लीजिए 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे का एडजस्टेड क्लोज रहेगा, तो वो एक तरीके से शानदार क्लोज। और अगले महीने के ट्रिगर्स ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला महीना होने वाला है, क्योंकि फेड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते वो रिलायंस की भी मीटिंग है। तो डोमेस्टिक क्यूज़ भी हैं, ग्लोबल क्यूज़ भी हैं, और मई का महीना भी है। वैसे कि नॉर्मली कहते हैं सेल इन मे एंड गो अवे, लेकिन शायद ये मई थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि मोमेंटम है मार्केट में इस समय। और बस एक चीज़ जो थोड़ा सा डरा रही है कि ओवरबॉट मार्केट है। इंडिया वेक्स 11 की है, और थोड़ा सा ऐसी मार्केट में हायर लेवल पर एक्सीडेंट प्रोन होती है मार्केट, लेकिन अभी तक उसको मार्केट ने कोई साइन नहीं दिया। अभी तक उसको प्रीएम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे ख्याल से कैरी करिए जब तक मार्केट अच्छा है। बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। रोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ रहा है हर्षता। अब मेरे ख्याल से 17,800 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, जो अब तक का रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। तो इंटरेस्टिंग मूव्स और एक इंटरेस्टिंग मकाम पर दरअसल इस सीरीज की समाप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े स्टाइल से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं अप्रैल सीरीज को आज अलविदा या फिर सलामी दी जा रही है। 350.2 पर निफ्टी बैंक, मिड कैप 229 पॉइंट्स के गेन्स पर। तो मूव्स मजबूत। आखिरी 10 मिनटों में आप देखिए तेजी और कहां पर आई है। डीवीज लैब लगभग 1% की तरफ बढ़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में फिर से पोजीशंस और मजबूत होती हुई, और बजाज ऑटो है जिसका पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है। 4,400 के आसपास ये ट्रेड बनता दिखाई दिया। मैंने 2-3 स्टॉक्स मेंशन किए हैं गावा साहब, अपोलो, बजाज, डीवीज, इसमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है फटाफट लेकर कल भी कैरी कर सकते हैं? अपोलो हॉस्पिटल तो ठीक ही नजर आता है। 4,400 का स्टॉप लगाना चाहिए। 4,500 पॉसिबल है, बाई मोड पर है और जगह भी अच्छी है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल इसमें कोई राय नहीं हमारे पास। अगर इस वक्त एडवांटेज देखें ना, तो एक ये भी है कि आईटी ने आज एक अच्छा पुल बैक लिया। आईटी ने याद रखिएगा क्या किया, 13 अप्रैल के बाद आज फर्स्ट टाइम निफ्टी आईटी ने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन किया। एंड स्पेशली वो 19 अप्रैल की वो मेगा सेल कैंडल का जो हाई था वो बाइसेक्ट कर गया। ऑल दो वो जो गैप है अभी तो वो फिल होना बाकी है, पर एक अच्छा क्लोज। और दूसरा, डिफेंसेस में ही आपका फार्मा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेता हुआ, और यकीन मानिए आज आखिरी के दिन में जो हमने फार्मा में रोल ओवर देखे वो काबिल तारीफ थे। अच्छा, एक स्टॉक आईटीसी लेके आइएगा। आईटीसी आज क्लोज कहाँ कर रहा है? 416। तो मल्टीपल फोर्सेस, बैंक निफ्टी फोर्स, निफ्टी आईटी अगर आप देखें का पुल बैक है। एफएमसीजी में अगर आप देखें आईटीसी आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम हाई पे। याद रखिएगा निफ्टी एफएमसीजी भी आज मोर और लेस अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और एक दो पॉकेट्स और लेके आइए। HDFC, इस कार्यक्रम में प्रशांत जी की कॉल थी। HDFC 2778 पे, ये भी पिछले 3-4 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट। और जो परसों के लॉसेस थे उसको अगर आप देखें इसने कंपेंसेट कर लिया। NBFCs में ही अगर आप आगे बढ़े, लुक एट PFC, और PFC एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ करीब 164.40। और साथ ही साथ ये चोला फाइनेंस लेके आइएगा। चोला फाइनेंस अभी कुछ देर पहले मेरे डेरिवेटिव्स के शीट में अपीयर हुआ था। चोला फाइनेंस ये देखिए 856, क्या गजब का ट्रेड रहा।
और ये हर्षदा बजाज ऑटो को देखेंगे जरा एक बार। अभी आपने कहा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, हालांकि ये मारुति की टैगलाइन थी। कल हम मैनेजमेंट से मुखातिब भी हुए थे, बड़ी अच्छी कमेंट्री भी थी उनकी। लेकिन बजाज ये हो क्या रहा है बजाज पे? लेकिन मुझे वो कल वाला इंटरव्यू याद आ रहा है बार बार वीरू। कल जो इंटरव्यू हुआ था हमारा बजाज के साथ, और काफी मतलब हमने काफी नॉस्टैल्जिक हो गए थे हम सब। चुन्नू मुन्नू दी गड्डी वाला, चुन्नू मुन्नू दी गड्डी प्लस वो बजाज सुपर, चेतक, प्रिया, वो सारी बात। अच्छा, वो जो मैंने बजाज चेतक को लेकर वो जो कविता सुनाई थी उसको भी लेकर काफी लोग इमोशनल हुए थे। उन्होंने, कई लोगों ने मुझसे वापस वो कविता मांगी थी। हाँ। और वो मतलब वो हल्दी घाटी जो राणा प्रताप की जो एक लड़ाई हुई थी, उसको लेकर वो पूरी कविता थी। उसका एक बहुत अच्छा एक वर्जन किसी मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे किसी ने टैग किया था वो पढ़ने को सुनने के लिए, मुक्तन ऐसे कुछ करके नाम है, कोई बहुत अच्छा नाम है। वो भी मैं नाम निकालूंगा तो वो भी कविता में दोबारा पढ़ने के मूड में हूँ। लेकिन इस महीने का क्लियरली स्टॉक ऑफ द मंथ बजाज ऑटो, शानदार मूड, बहुत शानदार, अनडाउटेडली 4416 के आसपास का क्लोज। चलिए अगले महीने के लिए फिर ये किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहा है ये भी समझ लेते हैं। प्रशांत, ये तो एक विनर था, चेतक जो भागा है वो स्क्रीन पर दिख रहा है, अब आगे क्या? जी डेफिनेटली इसकी जो कॉल ऑप्शन है मिश्रा जी 4360 करीबन 108 पे चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये हम एक छोटे स्टॉप लॉस करीबन 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से इसको एंटर कर सकते हैं और इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं जब तक ये 90 के ऊपर है, क्योंकि मोमेंटम में इसलिए मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर 90 ब्रेक हो जाए तो शायद मैं कहूंगा कि इसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लीजिए, बट फिलहाल अगर पोजीशन ना हो तो ऑप्शन के जरिए एक छोटा ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो नाम जो मुझे याद आया, वो किसी ने मुझे ट्विटर पे टैग किया था। खैर 7 मिनट बचे मार्केट बंद होने में, आज 17,925। देखिए एडजस्टेड क्लोजिंग का जो मामला है वो करीब करीब 17,915 पर बैठेगा, और उसका सिंपल कारण आप 17,900 की कॉल देख लीजिए, करीब करीब 15 रुपये पे वो ट्रेड कर रही है। और अगर आप, कई लोग ये जानना चाहेंगे कि वो क्यों पूरी 26 रुपये पर नहीं ट्रेड कर रही है, जो कि निफ्टी इस समय 17,926 पर है, तो वो एक वाजिब सवाल है, उसका जवाब मैं बता देता हूँ। क्योंकि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो भी ट्रेड्स होती हैं उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है और उसके हिसाब से 9:30 को एडजस्टमेंट होती है। इसलिए आप नॉर्मली नोटिस करेंगे एक होता है क्लोज प्राइस और एक होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो मर्जी रहे 3:30 पर, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्लोजिंग प्राइस, जो कि एवरेज होता है 3 से 3.5 का। वो इंडिकेट कर रहा है कि इस समय क्लोज जो होगा वो 17,915 पर होगा। और अगर उसी को बैंक निफ्टी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो करीब करीब 43,005 या 43,006। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हम क्लोज जरूर कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर। गावा सर, कोई व्यू आपका इंडेक्स को लेकर? एक पैराबोलिक मूव रहा है ये, यहाँ प्रॉफिट बुक किया जाए या कैरी किया जाए? 17,927 पे ट्रेड कर रहा है, 18,000 के पार है, 43,000 पर ट्रेड कर रहा है। अगर कल गैप अप खुल जाता है तो दिक्कत आएगी, लेकिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए आज। कल फ्रेश ट्रेड फिर लेंगे अगर आधा 1 घंटे का जब रेंज टूटता है तब, लेकिन अब ये जगह अच्छी है प्रॉफिट बुक करने की। हाँ, नॉर्मल लॉजिकल टारगेट 18,000 का है, उसके आसपास ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, जो मिला अपना, बाकी से अपना। चलिए कल अब कुछ प्रकाश सर का कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं, और आज गजब क्लोज रहा है 2 दिन से। अगर आप देखें क्लोजिंग में जो मज़ा आ रहा है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार जरा एक स्टॉक और ले आइए जिसका चलना अगर आप देखें शायद इंडेक्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। याद रखिएगा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स 2379 और फाइनली एक ठीक ठाक रेड कैंडल है हमारे पास रिलायंस पे। हालांकि आज एक बहुत अच्छी खबर थी रिलायंस पे, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाया है 2379 पे। और एक पूरा का पूरा सप्लाई जोन 2380 से लेकर करीब करीब समझ लीजिएगा आप 2400 के बीच में परसिस्ट कर रहा है। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी विद दिस क्लोज मई में अभी भी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई किसी स्ट्राइक पे तो है, वो है 2400 की। तो नियरेस्ट स्ट्राइक पे ही अभी भी कॉल राइटर्स जमे हुए हैं। 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, 2400 का कॉल राइटर प्लस 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वहीं फ्लोट करता हुआ। माना साहब की राय क्या कहती है? रिलायंस फाइनली, आई मीन कोई फ्रेश ट्रेड की बात नहीं करूँगा, जिन्होंने इस वक्त लिया हुआ है, जो लॉन्ग है इस पे, स्पेशली ट्रेडर लॉबी, उनके लिए ये रेंज बाउंड रहा है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ दिस सीरीज। आपका व्यू इस वक्त रिलायंस पे? देखिए, ये सही है कि रिलायंस ने कोई बड़ा मूव नहीं दिखाया पिछले करीब 8-9 सेशन में।
लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरा समझना है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 2385 के आसपास है उसको ब्रीच करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2440 के आसपास है उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉसेस 2355 के नीचे लगाइए और टारगेट 2440 के सेट करिए। चलिए अब फाइनली अगर आप देखें इस क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, अगर आप इस मंथ एक्सपायरी कैंडल को देखें, मतलब सीरीज की कैंडल को देखें, तो हमारा इसका कमेंसमेंट हुआ था, याद रखिएगा। ओपन हुई थी ये सीरीज 17210 पे और क्लोज हो रहा है इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 17928 के आसपास, क्योंकि उसके बाद एक डिप आया था तो हमने लोज को फिर टेस्ट किया था, क्योंकि लो था इस सीरीज का वो था करीब करीब 17204 का। अच्छा, निफ्टी बैंक का भी ये जो एक्सपायरी रही सीरीज रही बहुत स्ट्रांग रही। इसका कमेंसमेंट हुआ था, ओपन हुआ था 40231 से, लो लगाया था 40180 और फाइनली क्लोज हो रहा है 43000 पे। बैंक निफ्टी के लिए सुपर स्विंग। निफ्टी आईटी के लिए अगर आप देखें ये सीरीज थोड़ी सी गंभीर रही, खराब रही और अभी भी हम याद रखिएगा प्रीवियस सीरीज के क्लोज के मुकाबले बहुत 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 नीचे हैं। बट यहाँ पे एक कीर्तिमान स्थापित किया इस अप्रैल की सीरीज ने और वो था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। लेके आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब एक बार, 47377। ये सीरीज का क्लोज अगर आप देखें, मतलब आप यकीन मानिए इस सीरीज में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का ओपन जो था वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये था करीब 45583 और क्लोज हुआ हाई लगाया करीब 47459, तो 2-2.5 पॉइंट का स्विंग। तो बेस्ट परफॉर्मर रहा अगर आप किसी इंडेक्स को देखें तो वो था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स और उसके बाद बैंक्स और खराब परफॉर्मेंस के लिहाज से निफ्टी आईटी। आज के साथ परफॉर्मर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पे काफी स्ट्रांग मूव था। ग्लेनमार्क फार्मा, याद रखिएगा क्लोजिंग में फार्मा स्टॉक्स ने डोमिनेट किया। उसके बाद आरबीएल, सिंजिन, एलटीआई माइंट्री, क्रॉम्पटन और कोफोर्ज, कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे आज स्ट्रांग पुल बैक मोड था, लेकिन इस क्लोजिंग में मददगार रहा निफ्टी आईटी। हर्षदा जी हाँ, एक मजबूत सत्र और एक बहुत ही शानदार सत्र। अप्रैल सीरीज को हम एकदम स्टाइल में अलविदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा पिछली 4-5 सीरीज में लगातार नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे और उस दरअसल सिलसिले को ब्रेक करके तेजी में अप्रैल सीरीज फाइनल क्लोज दिखा रही है। तो 17900 के ऊपर ही क्लोज आएगा अनडाउटेडली। 109-110 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और आज का दिन वैसे अगर आप देखें ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले थे। निफ्टी बैंक देखेंगे 150 पॉइंट ऊपर धीरे धीरे करके जो पोजीशंस बिल्ड हुई हैं उसी का फल है कि हम 17900 के ऊपर जाकर टिक रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में हालांकि ज्यादा जोश आज के दिन, करीब 300 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिला। एल&टी टेक सर्विसेज की बदौलत दरअसल आज तेजी बनती दिखाई दी। इन्फोसिस ने पार्टिसिपेट किया है। कोफोर्ज के नंबर्स के बाद हमने देखा खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। केपीआईटी के नतीजों पर भी मार्केट आज फिर और तेजी कर रहा था। एलटीआई माइंट्री के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले भी तेजी के पोजीशंस बनती दिखाई दी। तो ये क्लियरली एक पॉकेट था जहां पर सबसे ज्यादा गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। ये स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स रहे हैं आज। फार्मा कंपनियों का भी बोलबाला, डॉक्टर रेड्डीज, साथ ही साथ सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स जो हम जाते जाते देख रहे थे, खरीदारी फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। डीवीज लैब्स, ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। लूजिंग एंड पर ऑफ कोर्स हमने देखा आज एचयूएल था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आज एचडीएफसी लाइफ नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा था नेगेटिव साइड पर, वहां पर दबाव बनता दिखाई दिया है। लेकिन जहां पर नतीजे अच्छे थे ऑफ कोर्स हमने देखा वो रिवॉर्ड आया बजाज फाइनेंस के हाथों और बजाज फिनसर्व ने फिर फॉलो किया उस तेजी को। कुल मिलाकर वहां पर भी 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। एडवांसिंग काउंटर्स की संख्या ज्यादा, हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि कितनी रौनक आज मार्केट में देखने को मिली है। ये स्क्रीन ज्यादा हरी है, गिरने वाले शेयरों की संख्या महज एक लाइन में सिमट कर रह गई। एक्सिस बैंक नंबर से पहले थोड़ा सा शांत, 0.81% की गिरावट। एचयूएल एचडीएफसी लाइफ पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, लेकिन तेजी में बजाज ऑटो इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर रहा है। आज की समाप्ति भी 2-2.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में तेजी, एसबीआई लाइफ नंबर्स पर तेजी में, यूपीएल में अच्छी खरीदारी। भारती कई दिनों बाद हमने देखा गेंस में शामिल हुआ है, 1.5% के गेंस यहां पर आए हैं। इन्फोसिस में खरीदारी, वहीं पर अगर आप देखें टेक महिंद्रा, नतीजे आने वाले हैं, मार्केट बंद होने के साथ ही वहां पर भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का
थोड़ा साथ था, सुबह में ज्यादा शांत, सेकेंड हाफ में हमने देखा यहाँ पर चाल करीब करीब 1% तक की बनती हुई दिखाई दी है। आईटीसी के लिए एक मजबूत सीरीज रही है ये, जहां पर हमने देखा है फाइनली वो 400 के लेवल्स को हम ब्रेक करने में कामयाब। तो कुल मिलाकर अप्रैल की सीरीज रिवॉर्डिंग सीरीज रही है। 17,920 पर जाकर मामला टिकता हुआ 106 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक भी 43,000 के ऊपर हम गए, लेकिन क्लोज जो आ रहा है वो 42,964 के आसपास। एक बढ़िया प्रदर्शन आप कह सकते हैं मार्केट्स का रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में अप्रैल के महीने में। सीधा सौदा में नीरज और आशीष का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। वहां पर देखिएगा क्या प्रदर्शन देखने को मिला है। तो आशीष की टीम में L&T टेक सर्विसेज 7.5% ऊपर, वोल्टास नंबर्स के बाद आज करेक्ट कर रहा था, दबाव देखने को मिला है यहाँ पर। सिटी यूनियन बैंक मैनेजमेंट जारी रखेंगे अपना कार्यकाल, तो 4.5% के अगेंस्ट शॉपर स्टॉप नंबर्स के बाद 4% भागा। नीरज के परफॉर्मर्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, ऑरेकल, बायोकॉन जैसे ट्रेड्स शामिल थे। तो एक और सत्र जहां पर हमने देखा इस हफ्ते खरीदारी का मूड, लेकिन एक शानदार अप्रैल। और अभी अप्रैल का एक दिन बाकी है, कल का दिन ऑब्वियसली, और कल फ्राइडे सैलरी डे प्लस लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत। और मेरे ख्याल से ये लास्ट लॉन्ग वीकेंड है, और जो मार्च अप्रैल का एक हमको एक इस क्वार्टर के लिए, हाँ, उसके बाद काफी टाइम के बाद लॉन्ग वीकेंड है। जी हाँ, इसे कहते हैं अनुज कि बेहतरीन बुधवार और बेहतरीन गुरुवार और 3 दिन की छुट्टियों के नजदीक खड़ा शुक्रवार, जिसका सुबह करेंगे हम इंतजार। मॉर्निंग कॉल में हर्षता, मैं, नीरज जी और आशीष, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी अनुज, आशीष, नीरज जी के साथ और हर्षता के साथ। कल फिर होगी मुलाकात फ्राइडे फैक्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।